पेरेंट्स अपने बच्चों को आर्म फोर्सेस में, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में नहीं भेजना चाहते हैं, तो इनके पीछे आप क्या फैक्टर देखते हो? आप क्या देखना चाहते हो अपने बच्चे को कि एक ये वो मीडियोकर वाली लाइफ में जिए? आप कैप्टन विक्रम बत्रा की बात देख लें, इतने यंग, क्या समझ है दुनिया की। वियतनाम वॉर का भी एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल स्कार रहा है वहाँ के लोगों पे भी और सोल्जर्स पे तो है ही। जो ये वॉर लाइक सिचुएशन है और जिस तरीके से इनको टेलीविजन पे दिखाया जाता है, इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ये YouTube वाले वीडियो पुराने 100 साल पुराने वीडियो निकाल के चला देते हैं, कहते हैं कि कल दुनिया खत्म होने वाली है। कुछ भी झूठ फैलाते हैं दोस्तों। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे। जब कोई जवान शहीद होता है दुनिया में किसी भी कंट्री का, घर आता है उसकी बॉडी, जो ट्रॉमा एक लाइफ लॉन्ग मिल गया, एक रिस्पेक्ट भी मिल गई कि भाई आपका बेटा शहीद हुआ है, आपकी बेटी शहीद हुई है, आप सर उठा के दुनिया में चलते हो, लेकिन आना आपको घर में है और घर खाली है। What is the face of terrorism? See, terrorism can be religion based, ego based, या कोई भी आपका गोल हो सकता है कि मुझे इससे ये गोल अपना पूरा करना है। तो अभी जो इंडिया पाकिस्तान का चीज चल रही है, तो मेरा सवाल डायरेक्ट है आपसे कि इज वॉर अ सॉल्यूशन? वॉर ना कभी एक सॉल्यूशन नहीं होती है। अफ्रीका की बात देखें, पोस्ट वॉर इफेक्ट्स ऐसे हैं। अब वहाँ की जनरेशन्स देखिए, वहाँ के बच्चे देखिए, वहाँ की भुखमरी आज तक खत्म नहीं हुई है। सर्जिकल स्ट्राइक और वॉर में डिफरेंस क्या है? आज के एपिसोड में हम मिल रहे हैं एक ऐसे इंसान से जिनकी जर्नी एक कहानी है, जंग के मैदान से लेकर माँ के जज्बात तक। मिलिट्री रिसर्च स्कॉलर, बैटलफील्ड आर्कियोलॉजिस्ट, टेडेक्स स्पीकर और मदरहुड अनप्लग्ड की ऑथर विशाली ठाकुर गर्ग सिर्फ फैक्ट्स नहीं, इमोशंस भी समझती हैं। उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलकर शहीदों की कहानियों को म्यूजियम तक पहुंचाया है और वाइल्ड लाइफ सफारीज से नेचर के सारे रंग देखे हैं। नाम, नमक और निशान, इनकी आइडियोलॉजी है सिंपल बट पावरफुल। लेट्स डाइव इनटू अ वर्ल्ड जहां रिसर्च सिर्फ किताबों तक नहीं बल्कि एक विजन है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम निकाला और आप हमारे पॉडकास्ट पे आए हो। और आज का टॉपिक थोड़ा सा सेंसिबल है, सेंसिटिव है और कहीं ना कहीं आज के टाइम में हर एक हिंदुस्तानी के दिल के क्लोज है। हम बात करने वाले हैं एक तरीके से मेंटल हेल्थ इन आर्म्ड फोर्सेस, चाहे वो डिफेंस हो या चाहे वो डेली लाइफ हो या चाहे उन लोगों के लिए जो उनकी फैमिलीज हो। क्योंकि मेरा मानना है कि जो सरहद पे जवान खड़ा है वो हमारी आखिरी दम तक रक्षा करेगा, लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ के बॉर्डर्स पे या फ्रंट पे कौन खड़ा है हमें नहीं पता। वो फैमिलीज जहाँ से वो आते हैं, जब वो घर छोड़ के जाते हैं, छुट्टियाँ कैंसिल होती हैं, तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और मुझे लगता है इस चीज़ को हमें आज के टाइम पे लाना चाहिए, इसके बारे में वोकल होना चाहिए कि एक सरहद पे खड़ा जवान, एक फौजी और फौजी की फैमिली और फौजी के आसपास हम लोग, एक बड़ा एक बहुत यूनिक सा, बहुत सुंदर सा एक वो आप कह सकते हो एक जाल है जिसको मतलब हम बहुत बुनते हैं। हम नेशनलिज्म है, पेट्रियट की बात करते हैं, तो सब चीज़ें कहीं ना कहीं वो जुड़ी हुई हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने हमारा इनविटेशन आपने एक्सेप्ट किया और आज हम आपसे बात करेंगे इसी बारे में। कैसे हो मैम आप? आई एम गुड एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इनविटेशन। जी, एक्चुअली इनविटेशन से ज़्यादा जब भी ऐसी कोई भी कॉल्स आती हैं कि आपको इस बारे में बात करनी है, मुझे वो नेशनल सर्विस ज़्यादा लगती है। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग हर कोई इंसान एक नेशनल सर्विस कर रहा है और एक इनविजिबल वर्दी हम सब ने पहनी हुई है, चाहे वो आप हों चाहे मैं हूँ। क्योंकि अगर आप अपने पॉडकास्ट में ऐसा टॉपिक लेकर आते हैं जो कि
आर्म्ड फोर्सेस, उनकी फैमिलीज एंड बाकी भी जो लोग जो आई मीन यू नो मेंटल हेल्थ क्राइसिस में है, स्ट्रेस में है, तो मुझे लगता है कि हर कोई अपने अकॉर्डिंग हेल्प कर रहा है एंड इट इज लाइक अ थेरेपी सेशन कि हम कहीं नहीं जाकर बात कर सकते तो एटलीस्ट किसी को सुनकर शायद हम अपनी जिंदगी को थोड़ा सा रीओरिएंट कर सकते हैं अगर हम किसी भी दौर से गुजर रहे हैं डिप्रेशन के। जी अभी आपने डिप्रेशन की बात करी है तो मेरा मानना है कि यूजुअली हम लोग ना, जैसे मैंने कई बार अपने पॉडकास्ट में डिस्कस किया है कि हम एक ब्लिंकिट की लाइफ जी रहे हैं। हमें तुरंत चीज़ें चाहिए, तुरंत सॉल्यूशन चाहिए और कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि भाई हमारे अंदर है, हम झेल लेंगे, कुछ भी हो जाएगा, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ हम इतने स्ट्रांग हैं। बट वाकई में हम स्ट्रांग हैं मुझे लगता है, और इसका आंसर शायद नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो ओपन होना किसी के सामने ये बहुत ज़रूरी है और मैं हमेशा इसको एडवोकेट करता हूँ कि चाहे किसी का भी दोस्त हो, कैसा भी दोस्त हो, आप कोई भी आपकी मन की प्रॉब्लम हो आप शेयर करो, खुल के बात करो। क्या पता उसकी कोई चीज़ आपको हिट हो जाए और आप एक राइट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो थोड़ा मैम अपनी जर्नी के बारे में बताइए। पहले तो मैं इस चीज़ को आंसर करूँगी जो आपने बोली है। इसको हम साइकोलॉजिकल टर्म में कैथार्सिस कहते हैं। ओके। कैथार्सिस का मतलब है कि एक साइकोलॉजिकल वेलबींग को हासिल करना कैसे, थ्रू एक्सप्रेशंस। ट्रू। जो आपने भी बात बोली ना कि हम एक्सप्रेस करना भूल गए हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि हम बहुत ज्यादा ना वेस्टर्नाइजेशन में जी रहे हैं। हम वेस्ट के कंसेप्ट को बहुत ज्यादा फॉलो करने लगे हैं कि हमें बहुत सिक्लूडेड रहना है, हमें बहुत ज्यादा प्राइवेट रहना है, किसी को हमारी मेंटल हेल्थ या मेंटल कंडीशन का पता ना लग जाए। एक्चुअली सोशल मीडिया पे सब कुछ ना हम हैप्पी दिखाना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली, हैप्पी पेरेंट्स, हैप्पी चिल्ड्रन, एवरीथिंग। लेकिन हम अपनी जर्नीज नहीं शेयर करना चाहते कि आपने उस हैप्पीनेस को कब अचीव किया, क्योंकि मेरे लिए हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों परमानेंट इमोशंस नहीं है। हैप्पीनेस एंड सैडनेस दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें कैथार्सिस को प्रैक्टिस करना चाहिए अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ को ठीक करने के लिए थ्रू एक्सप्रेशंस। लवली। थोड़ा आप अभी हमने बैक स्टेज बात करी है आपकी जर्नी के बारे में, आपने ऐसा बताया पंजाब गवर्नमेंट के साथ में आपने काम किया है, थोड़ा वो अपनी लाइफ का एक हिस्सा बताइए। ओके, ये हिस्सा बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए एंड मुझे लगता है कि जब हम कहते हैं ना कि मेरी लाइफ का एक ऐसा फेज आया, उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा मैं खुद भी मेंटल हेल्थ क्राइसिस से गुजर रही थी। जब मैं पंजाब गवर्नमेंट में इन्वॉल्व हुई उस वॉर म्यूजियम के प्रोजेक्ट के लिए, एक्चुअली आई वाज फेसिंग सम क्राइसिस एट माय होम। मेरे एल्डेस्ट ब्रदर की डेथ हो गई थी उस टाइम पे। सो वो जो पीरियड था वो एक बहुत ही ज़्यादा ग्रिम, आप ये कह सकते हो कि वो मेरी लाइफ का ब्लैकआउट पीरियड था, क्योंकि आपको पेरेंट्स को देखना है, घर में छोटे बच्चे हैं, यू नो ब्रदर के, उनको देखना है। सो उसी दौरान ऐसे ही आई एम एन एनसीसी कैडेट एयर विंग। तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय मेंटर जनरल राज मेहता कि मतलब ऐसे पंजाब सरकार का इनिशिएटिव है, बादल सरकार का उस टाइम पे इनिशिएटिव था कि हम इंडिया में एक डेडिकेटेड वॉर म्यूजियम बनाना चाहते हैं, क्योंकि एक डेडिकेटेड वॉर म्यूजियम नहीं था हमारे पास। तो एक बड़ा ही यूनिक सा कंसेप्ट था कि वॉर म्यूजियम। एंड जैसे कि मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट रही हूँ, हिस्ट्री कल्चर ऑफ पंजाब एंड हिस्ट्री एट लार्ज, अदर देन साइकोलॉजी ऑनर्स एंड ह्यूमन राइट्स, तो मुझे था कि यार हाँ ये कुछ पेप है ना, अब इस डिप्रेशन को किक बैक करना है। तो उसको किक बैक करने के लिए यू नो आप कहते हो कि भगवान कोई ना कोई रास्ता बनाता है, तो ये वो रास्ता था कि फिर शायद मैंने लाइफ में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि पंजाब गवर्नमेंट ने एनरोल किया, एक पूरी रिसर्च टीम बनाई गई। उस वक्त 10 लोग थे अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर चीफ कोऑर्डिनेटर जनरल राज मेहता। या ही सर्व्ड इन द आर्मी फॉर 40 years एंड उन्होंने एक्चुअली कश्मीर में भी काफी काम किया है म्यूजियम्स के ऊपर एंड अदरवाइज ऑल्सो। सो उनका जो एक्सपीरियंस था, इसीलिए उनके अंडर ये वॉर म्यूजियम बन सकता था। तो उन्होंने कहते हैं ना कि कुछ नगीने चूज किए
अलग अलग तरीके के, तो वो 10 लोगों की टीम बनी और उन्होंने मुझे एज हिज कोऑर्डिनेटर चूज किया. सो आई वाज द कोऑर्डिनेटर ऑफ हिम एंड पंजाब गवर्नमेंट. एक्चुअली आई वाज द फेस कि अगर आपको पब्लिक रिलेशन में देखना है, आई हैव टू बी देयर. एंड अगर आपको अदरवाइज काम देखना है, टीम से काम करवाना है, आई हैव टू बी देयर. तो उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारा मैंडेट ये था कि सभी लोग जो थे न्यू थे, सभी लोग रॉ थे, मतलब हर किसी का अलग अलग बैकग्राउंड था. अब उस बैकग्राउंड को एक नाम देना था कि हम सब लोग एक यूनिफॉर्म पहने, और फिर सब ने पहनी बैटलफील्ड आर्कियोलॉजिस्ट की यूनिफॉर्म. अब उसकी ट्रेनिंग कैसी होनी थी? उसकी ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा दर्द भरी थी क्योंकि आप एक आर्मी के जनरल के अंडर हो, और ऊपर से एवरी डे यूज्ड टू बी लाइक कि फर्स्ट फ्यू months were like very raw and new for each one of us, for me, for others, everyone, कि इसको करना कैसे है. जैसे कि फर्स्ट वॉर डील करनी थी 47-48 इंडो पाक वॉर. अब डिवीजन क्या होती है, ब्रिगेड क्या होती है, ट्रूप्स क्या होती है ना, उनको ब्रिगेडियर को ब्रिगेडियर कैसे लिखना है, कर्नल को कर्नल कैसे लिखना है, ये सारी बातें हर इंसान के लिए न्यू होती हैं, है ना. इवन जो नए कैडेट्स जाते हैं उनके लिए भी न्यू होती हैं कि इसको कैसे हमने बताना है. सो उस तरीके से उन चीज़ों को सीखा, किया, और इतनी मेहनत मुशक्कत के बाद जो उन्होंने एक ऑन द जॉब लर्निंग आर्कियोलॉजी की देनी थी, क्योंकि वी यूज्ड टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू स्टडी द बैटलफील्ड्स कि यहाँ पे ये वॉर हुई, आज उस वेटरन से मिलना है, आज उस वेटरन ने आना है हमारे हेडक्वार्टर्स में, आज हमें इस यूनिट में जाना है, आज हमें वहाँ पे जाके बात करनी है, आज हमें RIMC से डोजियर मंगाना है, तो उनको लेटर कैसे लिखनी है, हाउ विल यू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो वो एक ओरिजिन था मेरे बैटलफील्ड आर्कियोलॉजी के करियर का कि नाउ आई एम इनटू समथिंग वेरी न्यू, वेरी फैंटास्टिक एंड अ वेरी वंडरफुल एरिया ऑफ माय पर्सनल ग्रोथ. एंड उसके बाद से अभी तक आई एम इनटू दिस, आई एम परसुइंग माय दिस करियर एंड आई एंजॉय इट अ लॉट. हिस्ट्री स्टूडेंट के लिए ना ये तो सबसे गोल्ड है एक तरीके से. मतलब पुराने आर्टिफैक्ट्स निकालो, पढ़ो, फिर उनको कभी कभी ऐसे हमारे बचपन में एक मूवी आई थी द मम्मी करके, तो उसमें जो एक्ट्रेस होती है वो वही काम कर रही होती है, मतलब पुरानी चीज़ों को, और बड़ा ही मतलब मेरा भी अच्छा पसंदीदा सब्जेक्ट हिस्ट्री रहा है, तो मैं आपकी बातों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ. तो कोई ऐसी उस दौर की कोई एक टाइम की कोई ऐसी फनी स्टोरी, कोई फनी इंसिडेंट कि आप लोगों ने, क्योंकि यंग बच्चे थे और बड़ा स्ट्रॉन्ग सा आपका कमांडिंग ऑफिसर, सो कहीं ना कहीं कोई स्टोरी आप शेयर करो. Actually, there are many stories, but एक बड़ी funny story है. I mean, minutes of the meeting बनने हैं. अब मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनने हैं. अभी हमारी साइट पे हमारी पूरी की पूरी ब्रीफिंग खत्म हो गई है, जिसमें मिनिस्टर्स हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, और भी जितनी भी SDOs, जितनी भी बॉडीज उस वॉर म्यूजियम में काम करती है, उनकी एक पूरी की पूरी मीटिंग होती थी वहाँ पे ऑन साइट, वॉर मेमोरियल की साइट पे. अब खत्म हो चुकी है. आई एम द वन हु इज jotting down all the minutes, and अब क्या करना है, इनको कंपाइल करना है. और कंपाइल तो करना है क्योंकि जितनी भी बॉडीज उस वक्त प्रेजेंट हैं, अपना गवर्नमेंट की बॉडीज प्रेजेंट हैं, उन सबको ये चीजें जाएंगी, मतलब मिनट्स ऑफ द मीटिंग जाएंगे. क्योंकि आप जब कॉन्वर्सेशन करते हो ना बाद में, तो ये होता है कि प्लीज रेफर टू आवर मिनट्स ऑफ द मीटिंग, सो एंड सो डेट, पैरा दिस पैरा दैट, है ना. तो उसका हमारा टारगेट क्या होता था, हमारा तो नहीं, हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर साहब, जनरल साहब का, कि बिफोर वी रीच चंडीगढ़ ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग मेल हो जाने चाहिए. अब आपकी मेरी जो वो डायरी है उसमें मतलब मैंने लिखा है उस वक्त जल्दी जल्दी, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है, आई डोंट नो. बट हम ट्रेन में खड़े हुए हैं क्योंकि लैपटॉप पे हम काम कर रहे हैं, और ट्रेन ऐसे हिल रही है, कोई गिर रहा है, कुछ हो रहा है, या हम गाड़ी में हैं, कोई वॉमिट कर रहा है किसी को, मतलब आप कॉन्टिन्यू स्क्रीन देख रहे हो, यू फील लाइक प्यूकिश. ओके फाइन, प्लीज गो.
आप वॉमिट कर लें, आए एंड जस्ट स्टार्ट टाइपिंग, और ऐसे 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 करके मतलब वो भेजना ही भेजना है। तो वो मुझे एक बहुत ही मतलब उस वक्त मुझे बहुत चिढ़ मचती थी कि अब ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग खत्म हुए हैं, अब मेरी जान आफत में आने वाली है, क्योंकि अब आई हैव टू बी वेरी मतलब अभी आप इतनी एक सीरियस मीटिंग करके खत्म किया आपने काम, अब आप फिर से उसी जोन में अगेन, एंड यू कैन नॉट हैव रेस्ट, है ना। सो मुझे लगता है कि ये जो एक पीरियड रहा है, क्योंकि ये रिपीटेड था, वो जो कहते हैं ना कि सेम फीलिंग ऑफ एवरी रिसर्चर कि यार अब मरे, यार अब मरे, अब तो गए, यार ये कैसे, क्या है यार, ये क्यों करना चाहते हैं हम, ये क्या मीनिंग क्या है इसका। तो मुझे लगता है कि दिस इज समथिंग, मुझे क्यों मिला ये। यस। एंड एक छोटा सा किस्सा है, बीइंग अ कोऑर्डिनेटर, शायद मेरे ऊपर तो ये चीज थी कि आई कैन नॉट स्लीप, मे बी मैं इम्यून थी कि मुझे नींद नहीं आती या कुछ था, शायद सबको यही लगता था। सो माई मेंटर यूज्ड टू सिट एट द फ्रंट सीट, एंड अगर उनको कोई भी कॉन्वर्सेशन करनी है उनको मुझसे ही करनी है। सो वी वर ऑन आवर वे टू जम्मू, I am sitting in the middle here. There was a girl researcher and one of another researcher. I was sitting in the middle. And उस दिन seriously that was the first time कि मैंने एक nap ली हो गाड़ी में बैठ के, क्योंकि every time I used to be सावधान, अगर मैं नींद में भी तो मैं सावधान में हूँ. So I am just sleeping in the sense एक nap ली हुई है, मेरी आंखें बंद है, एंड वो दोनों भी बैठे हुए हैं। आगे से मुझे आवाज आ रही है विशाली विशाली विशाली, और ना मैं उसको 2 मिनट पहले ही बताकर हटी हूँ, जो दूसरी रिसर्चर थी, एनी था उसका नाम, फ्रॉम वन ऑफ आवर वेंडर्स टीम। मैंने क्या देखना, मैं सो नहीं सकती हूँ, बट पता नहीं अभी मुझे अगर नींद आ गई तो क्या होगा, बिकॉज आई वॉज रियली टायर्ड। मतलब 24 घंटे हो चुके थे ऐसे जागे जागे, एंड अर्ली मॉर्निंग हमें जम्मू जाना है, एंड दैट वॉज लाइक ओ माई गॉड। मतलब मैं नींद में हूँ एंड आगे से आवाज आ रही है विशाली विशाली विशाली, ऐसे यार ये मुझे ही आवाज दे रहे हैं, मतलब मैं जवाब नहीं दे रही हूँ यार, मैं जवाब नहीं दे रही, डोंट टॉक टू मी। मतलब एक ऐसा भी जोन आता है कि फील है कि डोंट टॉक टू मी, डोंट कॉल माय नेम, एंड मन में आता है कि यार ये भी तो 2 लोग बैठे हैं, इनसे बात करो यार, जस्ट मुझे पीछे छोड़ दो। सो यस, आप एक ना बहुत आप एक मतलब एक कंफर्ट फेस बन जाते हो, एंड मुझे लगता है कि हर एक टीम में ना, हर एक टीम लीडर में ये क्वालिटी होनी चाहिए। मैं आपको ये पता है क्यों बता रही हूँ, कि आपके टीम लीडर में ना एम्पैथी होनी चाहिए। डिस्पाइट जो भी होता था, मतलब चीफ कोऑर्डिनेटर एंड कोऑर्डिनेटर विशाली, दोनों में वो एम्पैथी थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके अंदर एक फेथ था कि अगर हम इनको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे ना, कैथारसिस प्रैक्टिस करेंगे, दिल सॉल्व इट, कि चलो कोई बात नहीं, है ना। या काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है आपकी, और मुझे लगता है ये ऐसी चीज़ें ना कहीं ना कहीं हमें एक प्रोग्रेस ग्रोथ माइंडसेट या ग्रोथ लाइफ की तरफ कहीं ना कहीं लेके जाती है। अभी आपने वहाँ पे लेसन सीखे, जो एम्पैथी की बात करी आपने लीडरशिप की बातें करी हैं, ये कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ में, कि आप ये चीज़ें सीखते हो। और सबसे बड़ी बात टीम वर्क, जो आपके जो फ्रेंड्स बने होंगे, आपके कलीग्स बने होंगे, और आई एम श्योर आज तक भी वो कहीं ना कहीं आपका वो टीम वर्क का एक अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ होगी कि जो चीज़ वो एक स्टोरी थी ना कि एक लकड़ी टूट जाती है, 5-6 लकड़ी को तोड़ो नहीं टूटती थी, तो वही लाइफ की कहानी भी हुई है शायद। तो थोड़ा सा डिस्कशन को थोड़ा सा सीरियस लेते हैं, थोड़ा हम आज की विशाली मैम के पास में आते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं। तो मुझे थोड़ा बताइए मैम, अभी देश में आपने एक बड़ा माहौल देखा है, थोड़ा डर का माहौल भी है, और वन ऑफ द यंगेस्ट जनरेशन हमारी दुनिया में, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक कह सकते हो आप कि एंग्जाइटी है, और एक बहुत बड़ा वर्ड है जो काफ़ी ज़्यादा हमारी एज में बहुत वायरल हो गया, डिप्रेशन। तो इसको आप कैसे देखते हो? एक नेशन एट लार्ज के बारे में पूछूं मैं अगर, या एक इंसान के बारे में, एक इंडिविजुअल के बारे में, या थ्रू एक
कम्युनिटी या फिर थ्रू एक आप विक्टिम्स के बारे में, तो इसको आप कैसे बताओगे? एक्चुअली डिप्रेशन जो है वो ना एक स्प्रेडेबल डिजीज है. अगर आप उसको सॉलिडारिटी में देखते हैं तो नहीं. आई मीन फॉर एग्जाम्पल आई विल कम टू द क्वेश्चन, बट अगर मैं एक छोटी सी बात है, अगर मेरा खुद का भी मूड खराब है, मेरा मूड खराब है, आई विल रूइन माई चाइल्ड्स मूड ऑल्सो एंड माई हस्बैंड्स मूड ऑल्सो. अगर मेरा मूड अच्छा है, आई एम नॉट गोइंग थ्रू दैट अक्यूट फेज जिसमें कि आई एम गोइंग थ्रू लॉट ऑफ वेयर एंड टेयर, तो आई थिंक आई विल कीप एवरीबडी हैप्पी. कहते हैं ना, इफ यू कीप मी हैप्पी आई विल कीप यू हैप्पी, राइट? सो वो तो एक बार्टर सिस्टम हो गया. अगर हम इसको और भी सिंप्लीफाइड वे में देखें तो मुझे ऐसे लगता है कि यस, डिप्रेशन एक नेशन का, एक स्टूडेंट का, विक्टिम का, और हर मतलब एक छोटे से बच्चे का भी हो सकता है, बट हम उसको वो नहीं कहेंगे क्योंकि बच्चे इतनी जल्दी इतनी देर तक बातों को याद नहीं रखते, वो लेट गो कर देते हैं, राइट? अब जैसे कि अगर हम नेशंस की बात करें, अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान डिप्रेस्ड नहीं है? क्या वो उस डिप्रेशन के फेज से नहीं गुजर रहे हैं? हाँ, वो गुजर रहे हैं उस डिप्रेशन के फेज से, क्योंकि उनके पास उस डिप्रेशन को डील करने के लिए कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, क्योंकि वो लोग अपनी जो अप्रोच है उसको ना थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन नहीं कर रहे हैं कि हमें इस चीज़ को कैसे इससे बाहर आना है. अब जैसे कि ये जो नेशन है, ये एक रिलीजन ड्रिवन नेशन है, राइट? they put a lot of emphasis on their religious practice, but मुझे ऐसे लगता है कि religion is important in life, but उसके अलावा अगर आप एक एक्चुअल ग्रोथ करते हैं एक नेशन के तौर पे, वो आपको एक बूम देता है आपकी कॉन्फिडेंस को. तो मुझे ऐसे लगता है कि जो नेशंस का डिप्रेशन है वो उनकी ओवरऑल ग्रोथ ना होने की वजह से वो रहता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपका जो जियोपॉलिटिकल एरिना है उसमें आपको उतनी इज्जत और सम्मान से नहीं देखा जाता, एंड आप हर वक्त एक चैरिटी के माहौल में रहते हो कि यहाँ से चैरिटी मिल जाए, वहाँ से मिल जाए, बस गुजारा हो जाए, है ना? तो मुझे ऐसे लगता है कि यस, जो भी नेशंस में पॉलिटिकल अनरेस्ट है वो नेशंस डिप्रेस्ड हैं, और ये जो नेशनल डिप्रेशन है दैट लीड्स दैट एक्चुअली ब्रीड्स टेररिज्म. एंड अगर आप एक पर्सन का देखें तो पर्सन का क्या हो सकता है, किसी का डिप्रेशन इतना बड़ा हो सकता है कि आप कहोगे कि हाँ ये डिप्रेशन की बात है, किसी की घर में डेथ हो गई है या किसी कोई बैंक करप्ट हो गया है, और किसी का डिप्रेशन इतना छोटा सा भी हो सकता है, मेरे बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आए, है ना, यार उसके 2 मार्क्स से रह गया वो, उसका उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ. आप परेशान हो, वो जो बच्चा है वो इसलिए परेशान नहीं है, वो स्टूडेंट इसलिए परेशान नहीं है कि उसके 2 मार्क्स से वो रह गया, कम आए. वो इसलिए ज़्यादा परेशान है कि हाउ एम आई गोइंग टू फेस माई पेरेंट्स. क्योंकि अभी अगर आप कोटा में देखें, ये जो IITians की जो लाइफ जर्नी चल रही है, क्या है, फैक्ट्री है. मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जिस कंडीशन में बच्चे वहाँ पे रहते हैं, इतने छोटे से कमरे में, और राजस्थान में तो वैसे इतनी गर्मी होती है, कोई उनके पास सहूलियत नहीं है, तो आप बताएं उसमें आप पढ़ कैसे सकते हो? मतलब अगर हमें एक मुकाम हासिल करना है तो क्या उसका प्राइस ये होगा कि मेक और ब्रेक है वो, या तो आप इंजीनियर बनोगे, नहीं तो आप स्वर्गीय हो जाओगे, है ना? सो मुझे लगता है कि वो एक बड़ा ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला जोन होता है बच्चों का, जहाँ पे हम वी आर नॉट ब्रीडिंग एनीथिंग एल्स बट डिप्रेशन. बेसिकली हम उस सारी चीज़ों से ना एक तरीके से वी आर फीडिंग दैट. यस, क्योंकि कम्युनिटी भी तो यही करे ना, क्योंकि अब एक कम्युनिटी हो गई है जो कि सिर्फ उसको सलाम करेगी जो चढ़ता हुआ सूरज है ना, उसमें कोई माफी गलती की आपको वो मिल ही नहीं सकता. एक छोटा सा भी एक रूम कि आप फ्लरिश कर सको, कि आपको थोड़ा वक्त दिया जाए. एंड उस कम्युनिटी के प्रेशर में, उस पीयर प्रेशर में क्या हो रहा है, हम लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं. एंड कम्युनिटी का भी यही रोल है कि
कम्युनिटी का जो प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, सर्टन सॉर्ट ऑफ पेरेंट्स जिनका प्रेशर है, एक सोसाइटल प्रेशर है, दैट इज ऑल लीडिंग अस टू डिप्रेशन। मेरा ये मानना है कि हम लोग ना नॉट यूजुअली मतलब मेजरली लोग आज के टाइम में क्या कर रहे हैं, यही चीज़ है कि दे वांट अ फाइनल रिजल्ट, दे आर जस्ट गोइंग आफ्टर फाइनल रिजल्ट। लोग अपनी जर्नी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, नहीं। और जो लोग दे रहे हैं मैं उन सबको बोलूँगा भाई उसको सलाम है जो अपनी जर्नी को समझते हैं कि भाई ठीक है, आज मेरा एग्ज़ाम है, मैं पास नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, मेरे पास अगला दिन है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं हम, लेकिन हम लोग उस डायनेमिक्स में अपनी लाइफ को ला चुके हैं कि जहाँ पे हमें लगता है कि भाई ये डेफिनेट, अगर इंसान आईपीएस बन गया या आईएएस बन गया या एसएससी क्लियर कर गया या आपने एसएसबी क्लियर कर लिया तो ही सॉर्ट लाइफ इससे पहले की चलती है। मतलब कोई इंसान अगर आईआईटी का एग्जाम दे रहा है कोटा में, तो वो जिस दिन उस हॉस्टल में गया है तब से वो उस जोन में आ चुका है। ज़रूरी नहीं है बस ठप्पा लगता है तब आप एंड एग्ज़ाम में लेते हो। तो मेरा सब यंगस्टर से भी यही कहना है कि यार अपनी जर्नी को एंजॉय करो, इरिस्पेक्टिव तुम आज मेहनत कर लोगे अपने उस सोर्स में, कहीं भी तुम लाइफ में लाओ, तुम कहीं ना कहीं खड़े होगे अच्छे। एक एग्ज़ाम या एक टैग तुम्हें वो चीज़ें फेलियर या सक्सेसफुल नहीं बनाता है। बहुत सारी कहानियां हैं जो आईएएस बन गए लेकिन देन छोड़ दिया उन्होंने कुछ। यस, एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है कि हर किसी को थोड़ा सा सीरियस फन प्रैक्टिस करना चाहिए। हाँ। जो कि मैं हमेशा अपनी हर एक टॉक में कवर करती हूँ कि आप किसी चीज को करना है तो आपको उसमें थोड़ा मजा आना चाहिए कि हाँ जी। मैं इंजॉय कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, उन्हें नहीं जाना है, उन्हें नहीं बनना है इंजीनियर, उन्हें नहीं बनना है ब्यूरोक्रेट, उनका कुछ और ही ड्रीम है लाइफ में। एंड मैं ये बोलती हूँ कि जो आपके पर्सनल इंटरेस्ट्स हैं आपको उन्हें परस्यू करना चाहिए, क्योंकि अब ये 3 इडियट्स क्यों बनी थी, इसीलिए बनी थी ना कि वो देखो मतलब ही वांटेड टू, मतलब उन सब में जिसका एक्यूमेन इतना हाई था कि वो इतने सारे ऑड्स में भी टॉप कर रहा था, एंड जिनका लाइफ में कुछ और मकसद है करने का, क्योंकि अ पीस ऑफ योर हार्ट इज समवेयर एल्स। फरहान कुरैशी। यस, तो वही है ना कि आप देखो ना, आई मीन एकदम आउट ऑफ द लीग आप एक कुछ सोच रहे हो। सो मुझे लगता है कि आपको वो चीज परस्यू करनी चाहिए जो आपको हैप्पीनेस दे, और वही चीजें हैं जो आपको डिप्रेशन से, लॉन्ग टर्म डिप्रेशन से दूर रखती हैं। इसमें मैं अपना एक पर्सनल लाइफ का एग्जांपल भी शेयर करना चाहूँगा। मेरे फादर का रिलेशन ना काफ़ी वैसा रहा है हमेशा, विद टाइम चेंज हुआ है, अब हम काफ़ी कुछ शेयर कर लेते हैं, दोस्ती है, सब कुछ है, बट उन्होंने ना हमेशा एक चीज़ बहुत बेहतरीन मेरी लाइफ में करी है। स्कूल में एग्ज़ाम में मैं फेल हो गया तो वो सबसे पहले आते थे और वो उस चीज़ को, उस फेलियर को, उन्होंने मेरा फेलियर को ना सेलिब्रेट करवाया मुझसे कि कोई बात नहीं, आज तू फेल हो गया, इसको जी, इसको सेलिब्रेट कर, इसको पार्टी करनी है पार्टी कर ले, बाहर कुछ खाना चलना है खाना, इसको खा जा तू, इसको तू अगर लेके बैठेगा तो तू अगला दिन तक नहीं पहुंच पाएगा, कि वो सब दिमाग में चलता रहेगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है, मैं अपने जो भी यंग पेरेंट्स हैं और उन सबको मैं ये एडवाइस करूँगा कि भाई अपने बच्चों को ना टाइम के साथ साथ लीश पे रखो, ज़रूरी है, बहुत यंग है, ज़माना भी है, लेकिन उस लीश को ना टाइम के साथ साथ लूज़ करते रहो। आपको पता चलेगा कि आपने जो सोचा है, जैसे उस मूवी की बात की 3 इडियट्स, वो जैसे पैदा हुआ वो बोलता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, आपको नहीं पता आपका बेटा क्या बनेगा। आपका बेटा जहाँ बनेगा, वो जहाँ था, जहाँ पहुँचा, वो उसने लाइफ सॉर्ट कर ली अपनी। तो अपने फेलियर्स को जियो, अपने फेलियर्स को एंजॉय करो, अपने फेलियर्स को सेलिब्रेट करो, क्योंकि वहाँ से जितना इंसान फेलियर से सीखता है ना, सक्सेसफुल नहीं सीख सकता। तो अब हम बच्चों की बात करें तो मैंने अपना शेयर कर दिया, चलो कोई नहीं। और आपका क्या कहना है इस अब जब पाकिस्तान की जैसे आपने बात करी है, अभी रिसेंटली आपने भी देखा पैसे मिल गए उनको दोबारा IMF से। yes. और सबसे रही बात, आप देखो अगर हिस्ट्री उठा के भी देखो
चाइना ने हमेशा उसको बैक किया है, चाइना ने बैक किया है, टर्की ने बैक किया है, और इस बार कहीं ना कहीं साइलेंटली यूएस ने बैक किया है इस डील के पीछे। तो कुछ हिस्टोरिकली कुछ चीज़ बताना चाहोगे इसके बारे में? एक्चुअली जो पाकिस्तान है उनकी जो लोकेशन है, इट्स अ वेरी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ना, तो कोई भी नेशन नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ उनकी बिगड़े। और रही बात जो बाकी नेशंस हैं, तो यस, जो ये कहते हैं ना कि जियोपॉलिटिकल जो एक ट्रेड वॉर कह लो, मतलब उसमें ऐसा होता है कि इसके लिए व्हाट इज इट, चाइना एंड यूएस, एक्चुअली इसको मैं सिंप्लीफाई करती हूँ। जब दो देश लड़ रहे होते हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान की एक राइवलरी है, अब ये दो देश लड़ रहे हैं, अब जो बाकी लोग हैं वो चाहते हैं कि लड़ाइयाँ रहें, है ना, लेकिन लड़ाई इतनी भी ना बढ़े कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, क्योंकि यस, एक नेशन की वॉर में फिर सब लोग ही अफेक्टेड रहते हैं, राइट। लेकिन थोड़ी थोड़ी वॉर सबको अच्छी लगती है, स्पेशली सुपर पावर्स को। क्यों? अब जो उनका आर्म्स एम्यूनिशन है, फिर कौन खरीदेगा, है ना। और अगर दो नेशन इसी सब में बिजी नहीं रहेंगे तो वो लोग और ज्यादा तरक्की कैसे करेंगे। कहते हैं ना कि ठीक है, बाकियों का दिमाग भटका देते हैं एंड फिर ना हम ज्यादा पढ़ लेंगे, हम ज्यादा अपने आप को एम्पावर कर लेंगे। सो जो ये सुपर पावर्स हैं, ये क्या करती हैं, चतुर की बात बोल दी आपने। यस तो जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उनको इस तरीके से बिजी रखना चाहते हैं कि आप बिजी रहें और हम कर लेंगे। अब ये बताएं कि जो ये वॉर लाइक सिचुएशन थी, 3-4 दिन की बातचीत के बाद, रिपीटेड बातों के बाद, यू नो, देन दे थॉट कि चलो अब हम इस पे पूर्ण विराम लगाते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो ये सुपर पावर्स हैं, ये उसी तरीके से काम करती हैं कि ठीक है, हम इनको सपोर्ट करेंगे, हमारा काम निकलेगा। अगर ये लोग अपने पर्सनल चीजों में बिजी रहेंगे, पर्सनल क्लैशेस में बिजी रहेंगे, तो हमारी जो सिक्का है, यू नो, वर्ल्ड में वो जमा रहेगा, वो बना रहेगा। क्योंकि एक बात बताए, अगर लोगों के घर में आपसी कलेश ही नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे? वो प्रोग्रेस करेंगे, प्रॉस्पर करेंगे, है ना। जी, ये वही वाली बात है। ऑन अ फनी नोट, हम अपने पॉडकास्ट में मैं मेंटल हेल्थ की बातें करता हूँ, ठीक है, और सब चीज़ें हम डील करते हैं कि कैसे किसी की लाइफ बेटर बन पाए। अब मैं कभी कभी अपने भाई बहनों से डिस्कस करता हूँ, बहुत फन में, ठीक है, कि भाई ये लोग इतने खुश कैसे हैं ये लोग खुश है तो मेरा पॉडकास्ट कौन देखेगा ये सेम चीज़ वही है कि भाई हमें अपना सामान बेचना है, तब ये हम कैसे बेचेंगे? इनको निकालो, लड़ाओ और साइड से आप पकड़ो। तो कहीं ना कहीं वो एक जो आप वर्ड ढूंढ रहे थे, वो शायद इकोनॉमिक कॉरिडोर है, एक बेल्ट है जो जिसके चक्कर में पूरा वर्ल्ड पीछे लगा हुआ है। तो और पिस्ते मासूम है उसमें। लड़ाई की बात कर ही रहे हैं, तो मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि कोई वॉर की कोई स्टोरी आपके दिमाग में है जो साइकोलॉजिकली और फिजिकली बहुत बड़ी रही हो? एक्चुअली अगर हम मेंटल हेल्थ सोल्जर्स की बात कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगी हिस्ट्री की टाइमलाइन में, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट उठाना चाहूँगी फ्रॉम द आर्मी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब बैटल फटीग, अब जो सोल्जर्स का कॉम्बैट स्ट्रेस है वो कैसा है। अब आप देखेंगे कि अलेक्जेंडर बड़े टाइम से अपनी कैंपेनिंग कर रहा है, यू नो, सबको हरा कर आगे आ रहा है, अक्वायर कर रहा है अलग अलग किंगडम्स पे, है ना। अब क्या होता है, वो हाइडेस्पिस, आज की ब्यास नदी के पास तक आ जाते हैं। अब सामने खड़ा है नंदा एम्पायर। अब आप एक छोटी सी बात देखें, आप आज 2025 में बैठ के आप मेंटल हेल्थ की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये तो एक ना हार्मोनल चीज है, हार्मोन्स का कंट्रोल नहीं है हैप्पीनेस और सैडनेस पे। तो उस वक्त मतलब इंसान तो इंसान ही थे ना, तब भी और अब भी। अब उनके सोल्जर्स में क्या भावना है? होम सिकनेस है, इतने टाइम से हम कैंपेनिंग कर रहे हैं, थक गए हैं, लॉजिस्टिक्स की कमी है,
और सामने एक पहाड़ खड़ा है, नंदा एम्पायर। अब हमें इनके साथ लड़ना है। तो क्या है, उनका इतना वेयर एंड टेयर हो गया है इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, कि अब वो चाहते हैं, वो अपने अलेक्जेंडर से कहते हैं कि अब हम रिट्रीट करेंगे। मतलब कहते हैं ना कि इतनी पास आकर कोई कैसे रिट्रीट कर सकता है। जी। लेकिन उन्होंने जब बताया कि हमारी ना उस वक्त कोई थेरेपी थी, ना उस वक्त कोई समझने वाला था, ना कोई समझाने वाला था, लेकिन एक बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट होती है। बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट क्या करिए कि मैं इससे बियॉन्ड नहीं कर सकता। उन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट के सामने यही रिक्वेस्ट की कि हम होमसिक फील कर रहे हैं, हम अपने घरों से दूर हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते, और जो आगे की टेरेन है वो भी हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, हमें लॉजिस्टिकली भी हम लोग थोड़ा सा एम्पावर्ड नहीं फील कर रहे हैं, इट्स बेटर कि हम रिट्रीट करें। तो एक तो वो मुझे लगता है कि अगर किसी को ये देखना हो कि अपने सोल्जर्स की मेंटल वेलबींग का ख्याल कैसे रखना है, और बहुत पास आते हुए भी आपको इतना ज़्यादा लालची नहीं होना है कि आप लोगों के हित में बात करना ही भूल जाएं, है ना। एक ये है, और मुझे लगता है कि वियतनाम वॉर का भी एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल स्कार रहा है वहाँ के सिविलियंस पे भी, वहाँ के लोगों पे भी, और सोल्जर्स पे तो है ही। क्योंकि जो ये वियतनाम की वॉर थी ना, ये ना कम्युनल लाइंस पे थी। अब अमेरिका क्या चाह रहा है, अमेरिका अपने हित की रक्षा करना चाहता है कि साउथ वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा ना हो जाए। नॉर्थ वियतनाम की अपनी लड़ाई है, और इसका जो टेलीकास्ट है वो इतना ज़्यादा हुआ है कि लोगों को बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है कि वॉर में क्या हो रहा है। जो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे गोला बारूद हो गया, वहाँ पे मिसाइल अटैक हो गया, उस वक्त की कंडीशंस दिखाई जा रही हैं। तो जो आम सिविलियंस हैं वो अपना व्यू पॉइंट फॉर्म कर देते हैं कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है, अच्छा वो वैसे हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए या होना चाहिए। तो दो विंग्स बन जाते हैं हमेशा। अब इसमें मैं अगर वियतनाम वॉर की बात करूं, तो इसमें जो सोल्जर्स इन्वॉल्व थे, सिविलियंस इन्वॉल्व थे, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है, बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ वेयर एंड टेयर हुई है। और उससे भी ज़्यादा जो लोग देख रहे हैं उन चीज़ों को, उस वक्त जो टेलीकास्ट हो रही हैं, उससे एक क्या होता है कि हम एक ना लूप बना रहे हैं कि जिसमें सिविलियंस भी उतने ही इन्वॉल्व हो गए हैं क्योंकि हम उसे टेलीकास्ट कर रहे हैं। सो यस, फिर से वही बात आती है कि आप अपने एम्स को पूरा करने के लिए उस वॉर को आपने इतना बढ़ा देते हैं कि सोल्जर्स में एक बैटल फटीग आ जाता है, आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, एंड मतलब एक स्टार्टिंग का टाइम होता है बहुत जोर शोर में होते हो, एक टाइम होता है कि जिसमें बॉडी इज बॉडी, आपका मेंटल कंडीशनिंग की भी एक लिमिट होती है, आप सारा टाइम उसी चीज में रहते हो, तो ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है आपकी लाइफ को भी, आपके नियर एंड डियर वंस को भी, कि कब क्या हो जाए ये। और जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद की जो प्रॉब्लम रही है, आप बैटलफील्ड में हो, आप अपने देश को सर्व कर रहे हो, अब उसके बाद क्या, आप घर आते हो, आपको ना सोसाइटी में एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। वियतनाम वॉर हो गई, वर्ल्ड वॉर 2 की बात करूं मैं, वर्ल्ड वॉर 2 तो इससे भी पहले, वियतनाम से पहले वर्ल्ड वॉर 2, फिर वियतनाम हो गई। अब उसके बाद ना सोसाइटी में आपका एडजस्टमेंट, अब आपको कुछ ना कुछ काम करना है, जॉब ढूंढनी है, अपने आप को री इस्टेब्लिश करना, एंड उस वक्त जो पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आपके दिमाग में छप गया है, किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी को वॉर इंजरी हो गई है, एंड आपकी फैमिली के साथ सिंक्रोनाइजेशन नहीं बन पाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो वॉर्स हैं और जो अभी की प्रेजेंट कंडीशन आप ले लें, हमने इतना ज़्यादा मीडिया पे दिखा रहे हैं, हम बहुत सारी जगह के स्निपेट्स डाल रहे हैं, वो आवाज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं, चलो ठीक है, हमें उस टाइम की इंफॉर्मेशन मिलती है, हम देखना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं कैसा लगता है, लेकिन उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है, ब्लैकआउट है, कैसा लग रहा है ना। एंड मतलब ब्लैकआउट की बातें हम अपनी दादा दादी जी से, फादर मदर से सुना करते थे, हम अब वो चीज़ें देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखो, इतनी तरक्की, इतना प्रोग्रेस करने के भी बाद
नेशंस बेसिक्स पे आके खड़े हो ही जाते हैं। बेसिक्स पे वही आ गया ना कि ऐसा होगा तो ऐसे हो जाएगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो ये वॉर लाइक सिचुएशन है और जिस तरीके से इनको टेलीविजन पे दिखाया जाता है, इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। एंड वो जो मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन है ना, अभी वॉर लाइक सिचुएशन थी, वॉर थी नहीं, लेकिन इसके बाद भी लोगों में वो डिप्रेशन, वो मेंटल हेल्थ क्राइसिस कहीं ना कहीं ब्रीड होता है। बच्चों को स्कूल में मॉक ड्रिल करा रहे हैं, छुपना सिखा रहे हैं, यू नो, जो एक डर वाला जो ये इमोशन है ना, ये डिप्रेशन क्या है, इज इक्वल टू डर, हमें ये ना हो जाए, है ना, ये डर है हमारे अंदर, विच इज लीडिंग टू डिप्रेशन। अरे यार मैं फेल ना हो जाऊं, मैं सुसाइड कर लेता हूँ। तो जो ये डर है ना, ये हमें एक तरीके से ऐसी मेंटल क्राइसिस में डाल देता है कि हम डर को जीतने की बजाय ना, हम आई थिंक किसी और ही लूप में घूमते रहते हैं। तो मैम अभी आपने PTSD की बात की, मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी है, उसमें एक टर्म दिया गया था शेल शॉक करके। उसमें एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था एक डॉक्टर से एक वर्ल्ड वॉर 2 के वेटरन के साथ में, और उसने उसको जब उसकी अपनी कैप दिखाई तो वो इंसान बहुत घबरा गया। वो इतना घबरा गया कि वो नीचे गिर गया, बात नहीं कर रहा बिल्कुल, और एग्जैक्टली सेम चीज़ें जो चीज़ें आपने बताई, और वो आज के टाइम में PTSD हम उसको बोलते हैं। तो ये इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है इसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक जैसे कहते हैं ना कि अपनी पोस्ट को छोड़ के जब आदमी सिविलियन बनता है, अपने एक घर आता है, तो वो हर जगह उसके दिमाग में वो रहता है कि भाई मेरा CEO अभी कुछ मेरे को ऑर्डर देगा, या मेरे को इस ये जो भी डिपार्टमेंट होते हैं आर्मी के, वहाँ पे कुछ है। तो बड़ा एक डेली लाइफ में रूटीन में आने में बहुत टाइम लगता है। बहुत लोग आ जाते हैं लेकिन शायद बहुत लोग रिकवर नहीं कर पाते हैं, और इस पर काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनाई गई हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल और है कि जैसे आपने अभी वॉर की बातें करी, इसमें एक कंट्री रहेगी हमारी शायद अफगानिस्तान की, मतलब इतनी हिस्टोरिकल कंट्री, और उसके बारे में हम कुछ कहना चाहोगे? एक्चुअली ना, जब मैं बात करती हूँ कि नेशनल स्ट्रेस, नेशनल डिप्रेशन या नेशंस के बीच में कोई डिप्रेशन होता है, तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। क्योंकि देखिए, अब हम तो एक सेक्युलर नेशन में रहते हैं, है ना, हम अपने घर के एक अच्छे वातावरण में बैठ के कैसी भी बातें बना सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों की फ्रीडम है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन हैं, राइट। अब आप अफगानिस्तान का अगर एग्जाम्पल मैं दूं, एक तो 2000 सालों से यहाँ पे इन्वेडर्स का आना जाना लगा हुआ है। यहाँ के जो मार्शल रेसेस हैं, मतलब कमाल की हैं, मतलब दे आर सो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उन्होंने वो झेला है, क्योंकि इन्वेडर्स आए हैं, इन्वेडर्स गए हैं, और ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे ये कंट्री है। तो अब इन्होंने बहुत सारी इन्वेजन्स देखी हैं, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा ये डील कर सकते हैं स्ट्रेस से। अब एक कंट्री का क्या डिप्रेशन हो सकता है कि मतलब वहाँ पे हर वक्त इन्वेजन्स का आना जाना, और आप हर किसी की आंखों में छाए हुए हो कि हमें ये ट्रेड रूट फॉलो करना है, हमें यहाँ पे अपना सिक्का जमाना है, या हमें यहाँ पे अपना कब्जा जमाना है ना। अब आप ये देखें, अफगानिस्तान को अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने अपनी साख वहाँ पे रखी है, अदर देन महाराजा रंजीत सिंह एंड जो उनके जनरल थे, जनरल नलवा, हरि सिंह नलवा। उनके अलावा मुझे नहीं लगता है, और उन्होंने भी ऐसा कोई उसको कॉन्कर नहीं करने की कोशिश की है। यस, इट वाज अ मैंडेट जो वो अपने कैंपेन्स उन्होंने चलाए हुए थे उस वक्त के, अपने एम्पायर को फैलाने के, राइट। तो अभी तक तो महाराजा रंजीत सिंह का सिक्का और उनके जनरल का सिक्का वहाँ पे चला है। और इस कंट्री की एक खास बात क्या है कि इनके पास ना किक बैक प्लान है अपनी डिप्रेशन वाले स्टेट से बाहर आने का। अब इनका किक बैक प्लान क्या है? अगर आप करंट सिचुएशन देखें, अफगानिस्तान और इंडिया के हमेशा से ही रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं, क्योंकि इंडिया इज नॉट अ वायलेंट कंट्री। हम एक बहुत, मैं कह रही हूँ ना कि हम एक कंफर्टेबल नेशन में रहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल नहीं है।
ये एक ऐसा नेशन है जिसने मतलब आप देखिए ना, हड़प्पा मोहनजोदारो के टाइम से एक चलता हुई एक लेगेसी को हम आगे लेके जा रहे हैं। हमारे ग्रेट हिस्ट्री के अगर हम उठाकर देखें तो अशोका द ग्रेट है ना, मतलब कितने सारे ऐसे ऐसे धुरंधर इस धरती पे पैदा हुए हैं जिन्होंने हमें एक ऐसी लेगेसी दी है कि जिनका हम नाम ले सकते हैं। इट्स लैंड ऑफ अशोका, लैंड ऑफ बुद्धा, है ना, कि हम ये प्रैक्टिस करते हैं। अब इसमें अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशंस बहुत ही अच्छे रहे हैं। अब उनका किकबैक क्या है? अब देखें कि क्रिकेट उनका एक अच्छा मोटिव है कि हम इससे अपने देश को थोड़ा सा स्टेबल कर सकते हैं। अब अफगानिस्तान और इंडिया की एक ऐसी जुगलबंदी है कि हमारे सभी आईपीएल की टीम्स में उनके प्लेयर्स बटे हुए हैं। अब इससे क्या होता है, आप आईपीएल में कितने करोड़ों रुपए कमाते हो, आप अपनी कंट्री में रेवेन्यू जनरेट तो करवा ही रहे हो, है ना। अब जो वहाँ के यंग बच्चे हैं वो क्या सोच रहे हैं, हमें टेररिस्ट नहीं बनना, हमें नहीं जाना उस लाइन में, हमें उस भैया के जैसा बनना है, हमें उस क्रिकेटर के जैसा बनना है। और हमें क्यों बनना है? क्योंकि एक तो हम अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे सकते हैं, हम यहाँ से किसी और कंट्री में शिफ्ट कर सकते हैं या अपनी कंट्री में भी हम कंफर्टेबली रह सकते हैं, और हम अपने आप को किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ में लगाएं, हम अपने आप को इन्हांस करें, है ना। तो मुझे ऐसे लगता है कि किकबैक प्लान जो है अफगानिस्तान का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो उनकी सूझबूझ है, मतलब जिस तरीके से वो अपनी कंट्री चला रहे हैं और उनके जो रिलेशंस हैं विथ अदर कंट्रीज एंड अदर नेशंस एंड इंडिया के साथ पर्टिकुलरली, क्योंकि हमारी बड़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी है इस कंट्री के साथ। तो अफगानिस्तान का जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनके प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं एंड अपने यंग बच्चों के लिए ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो फौजी फैमिलीज का क्या रोल रहता है वॉर के टाइम पे? एक्चुअली फौजी फैमिलीज की अगर मैं बात करूं या वॉर वेटरन्स की बात करूं, फर्स्टली ना हमें ना आदमी की साइकोलॉजी जानने की ज़रूरी है, यू नो, आदमी और औरत की। मेन इन यूनिफॉर्म, यू नो, आप स्टील के बने हो, आप में इमोशंस नहीं है, आप वॉर के लिए बने हो, आप इस चीज़ के लिए बने हो, मतलब आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन इसमें जो फैमिली है या वहाँ उसकी जो डॉटर है ऑफिसर की, उसकी जो मदर है, उसकी जो यू नो वाइफ है, वो ना एनडीए गई हैं, ना ही वो मतलब वो फोर्सेस में नहीं है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ एनडीए और ओटीए और आईएमए। क्या हम उनकी कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं? ये कोई, आप ये सोचो, क्या हम उनको ट्रेंड कर रहे हैं कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? मतलब यस, देर आर मैनी यू नो फौजी पार्टीज होती हैं, आवा के अपने अपने कैंपेन्स होते हैं, लेडीज़ की अपनी एक जुगलबंदी होती है, क्लब्स होते हैं, वो हैं एक गेट टुगेदर के लिए, या आप आ जा रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर आप एक फौजी की ट्रेनिंग कर रहे हो तो क्या उसकी फैमिली की नहीं होनी चाहिए? वो तो अपने आप को सेल्फ ट्रेंड कर रहे हैं जिस भी मैनर में। अब आप देखें, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक आदमी से कि आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि आप कुछ शेयर नहीं करेंगे, है ना। मतलब वो अपनी फैमिलीज को भी एंटी नेशनल निगाहों से कई बार देखने लग जाते हैं कि मुझे शेयर नहीं करना है। तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने आप को रोक रहे हो रोने से। कई बार आपका दिन बड़ा ही बुरा गुजरा है या आपको कुछ ऐसे ऑर्डर्स आए हैं जो कि बड़े डिसहार्टनिंग है, क्योंकि अब आपको घर से दूर जाना है, या आपकी ऐसी हॉस्टाइल जगह पे पोस्टिंग हो गई है कि जिसके लिए आपको घर से दूर जाना है। तो आप कैसे मैनेज करोगे? उसके लिए क्या उसकी पत्नी की ट्रेनिंग हुई है? क्योंकि अगर आप ये देखें, बहुत सारे सुसाइड्स जो हैं आर्म्ड फोर्सेस में, और जो हमारी सेंट्रल आर्म्ड पर्सनल्स होते हैं CAPF, इनमें ऑपरेशनल वजह से नहीं होते हैं। क्यों हो रहे हैं ये जो अटेम्प्ट्स हैं सुसाइड के? क्योंकि घर में दिक्कत है। अब जो औरत है वो अपने मैकेनिज्म से सोच रही है, उसको अटेंशन चाहिए, वहां पे दुनिया में आग लगी हुई है लेकिन उसको अटेंशन चाहिए, बिकॉज शी इज वायर्ड लाइक दैट। ये उसकी साइकोलॉजी है, शी नीड्स दैट अश्योरेंस,
शी नीड्स दैट कंफर्ट कि मुझे मेरे हस्बैंड से मिलना चाहिए. सो मुझे ऐसे लगता है कि अब जैसे कि हम लोग एक लिबरल वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, हम अपनी थिंकिंग को थोड़ा चेंज कर रहे हैं. तो मुझे ऐसे लगता है कि जो रिलेशंस है ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ कि एक यूनिफॉर्म में है और एक यूनिफॉर्म में नहीं है. और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आदमी, कई बार ऐसे होता है कि आपकी वाइफ आर्म्ड फोर्सेस का पार्ट है और हस्बैंड सिविलियन है, वाइस वर्सा. तो उसमें क्या है, यू हैव टू हैव दैट एम्पैथी फॉर योर पार्टनर, व्हेन इट कम्स कि अच्छा ये है, चलो कोई नहीं, देख लेंगे, कोई बात नहीं, यू आर हेयर फॉर अ वाइल, लेट अस मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट एंड लेट्स सी हाउ इट विल बी. क्योंकि जब आप यूनिफॉर्म पहनते हो, सर्टेन थिंग्स आर बाय डिफॉल्ट. एंड आप ये नहीं कह सकते कि वो फौजी फैमिली ऐसे की सोच रही है, उसकी पत्नी ऐसे की सोच रही है. भाई उसको ट्रेनिंग नहीं दी गई है ना. आप कौन समझाएगा उनको, कौन बताएगा उनको? उनके लिए तो कोई एकेडमी नहीं बनी है कि आप इस फील्ड में, इस उसमें आपके हस्बैंड हैं, आप उनकी वाइफ हैं और आपको इन टाइम पर ये चीज़ें करनी चाहिए. देयर आर मेनी फौजी वाइफ्स जो कि अकेले ही बच्चे देख रही हैं, अकेले ही सब कुछ देख रही हैं. उनके लिए फादर इज लाइक कि कभी कभी दिखने वाला इंसान, क्योंकि वो अपनी मदरलैंड को प्रोटेक्ट करने में बिजी है. तो मुझे लगता है कि जितना लोग आपस में बात करेंगे, क्योंकि देखिए एक ना मुझे ऐसे लगता है कि आप कितने ही साइकोलॉजिकल सेंटर्स बना लो या आप कितने ही फैसिलिटेशन सेंटर्स बना लो, अगर आपके पास घर में कंफर्ट नहीं है, आप कुछ चीज़ें प्रैक्टिस नहीं कर सकते. अब आप कहते हैं ना कि यार उनको उससे ना इंग्लिश में बात नहीं होती. तो हम क्या कहते हैं, यार क्लास तो लगा लोगे लेकिन जितना घर में बोलोगे ना उतनी फ्लुएंसी आएगी. तो आप घर में तो बात ही नहीं कर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन में रहते हैं. तो मुझे लगता है कि उन चीज़ों को कम करके उस तरीके से हम एक बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं जिसमें फियर कम हो और आपसी समझ ज़्यादा हो. बट मैम हमने कई बार देखा है और आजकल एक बहुत कॉमन भी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को आर्म फोर्सेस में, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में नहीं भेजना चाहते. तो इनके पीछे आप क्या फैक्टर देखते हो? सबसे बड़ा फैक्टर है डर. डर सबसे बड़ा फैक्टर होता है. डर इतना बड़ा फैक्टर होता है कि आप शायद, मुझे लगता है, माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपके मन में डर है तो मुझे लगता है कि आप दूसरी तीसरी मंजिल भी नहीं चढ़ सकते. तो सबसे पहला जो कंसर्न है वो है डर. क्योंकि पेरेंट्स को ये होता है कि मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, या आप करंट सिचुएशन देखें, बहुत से लोग सोचेंगे कि हमें अपने बच्चे को आर्म्ड फोर्सेस में नहीं भेजना है. बट मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो बच्चे का अपना इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है कि उन्हें अपने लिए कौन सा करियर चूज करना है आर्म्ड फोर्सेस में, उनमें उन्हें किस फोर्स को सर्व करना है. सेकेंडली, जो पेरेंट्स हैं, देखिए अभी बहुत ज़्यादा कमी है. हम कहते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस में बहुत सारे ऑफिसर्स की भर्ती की अभी कमी है, स्पैन थोड़ा कम है उनका. वो क्यों होता है? क्योंकि हम यंग बच्चों को आगे जाने देना नहीं चाहते और हम उनको रोकते हैं. अब इसको कैसे आप देख सकते हो? डर हर किसी के मन में होता है. मेरा एक ही एक बेटा है, मुझे भी डर लगेगा कि कल को अगर वो ये चूज करता है तो क्या मैं भेज पाऊंगी. बट मुझे लगता है कि व्हाई नॉट. मतलब आप ये देखिए ना, एक प्राइड तो है. आप क्या देखना चाहते हो अपने बच्चे को कि एक ये वो मीडियोकर वाली लाइफ में जिए, कुछ ना करे और बस ऐसे ही जिए, ऐसे ही मर जाए, या एक ऐसी शहादत में जाए कि जिसे दुनिया याद रखे और ऐसे ही किसी पॉडकास्ट में बैठ के उसके बारे में बात की जाए, जैसे आप कैप्टन विक्रम बत्रा की बात देख लें. मतलब इतने यंग, क्या समझ है दुनिया की, क्या समझ है अभी, लेकिन आप देखिए. और उनका मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि वॉर जोन में होके अगर किसी को भी एक इंस्पिरेशन लेनी है ना कि एंटी डिप्रेशन का एक किकबैक क्या है, ये दिल मांगे मोर. बैठे हुए हैं वो, मतलब इतनी कारगिल की उस हाइट पे, बट ही इज सेइंग ये दिल मांगे मोर. एंड
मुझे लगता है कि गूज़बम्स आ गए मेरे। तो क्या उनकी माँ एक और बात, आपके चाहे एक बच्चा हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, लॉस जो है एक बच्चे का पेरेंट्स के लिए उतना ही दुखदाई होता है। तो आपको क्या लगता है, मेरा एक ही एक बच्चा है, वो आर्म्ड फोर्सेस में जाएगा, कल को कुछ हो गया तो मुझे ज़्यादा दुख होगा। अगर मान ले मेरे 4 बच्चे हों या मेरे 4 बेटे हों, तो उसमें से 2 शहीद हो जाएं, तो क्या मुझे उन 2 शहीदों का क्या मुझे दुख लाइफ लॉन्ग नहीं रहेगा ना। तो आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि ओह मतलब मेरे तो इतना लॉस हो जाएगा अगर ऐसे हो जाएगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको इस चीज़ को बहुत न्यूट्रलाइज होकर सोचना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना कि इसका ये कॉन्सिक्वेंस है, ये कॉन्सिक्वेंस है। नो, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे जनरल बन के रिटायर होते हैं और अपने देश को प्राउड फील कराते हैं, है ना। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो फिर कहाँ होगा सैम बहादुर? अगर हम ऐसे सोचेंगे तो कहाँ होंगे मियाफ, है ना, अर्जुन सिंह? क्या पता आपका बच्चा भी वैसा ही बन के रिटायर हो। तो क्या हम नहीं चाहते कि हमारे देश में भी और सैम बहादुर हों और मियाफ हों? बट मैम, जब कोई जवान शहीद होता है दुनिया में किसी भी कंट्री का, वो जब घर आता है उसकी बॉडी, तो वो जो ट्रॉमा एक लाइफ लॉन्ग मिल गया, ट्रॉमा भी मिल गया, एक रिस्पेक्ट भी मिल गई कि भाई आपका बेटा शहीद हुआ है, आपकी बेटी शहीद हुई है, आप सर उठा के दुनिया में चलते हो। लेकिन आना आपको घर में है और घर खाली है। वो इम्पैक्ट बहुत बड़ा है और वो इम्पैक्ट शायद आपकी बातों से मैं सहमत हूँ कि वन ऑफ द रीज़न वो डर कि अभी आजकल इंस्टाग्राम पे ये इस बैटल बोलेंगे, वॉर तो नहीं है ये, बैटल के चक्कर में ये बहुत सारी वायरल वीडियोस आ रही हैं कि आर्मी ऑफिसर्स अपने छोटे छोटे बच्चों को कैरी करके किस करके जा रहे हैं और वापस आए ना आए किसी को नहीं पता। तो ये काफ़ी मेरे दिल के बड़ी करीब चीज़ है, लेकिन काफ़ी ट्रॉमा और काफ़ी डर का बात तो है। बट आप नेशनल ड्यूटी कर रहे हैं, एक बात बताएं, आप अपने नेशन को मदरलैंड कहते हैं, है ना। आपकी मदर के ऊपर कोई संकट आया है तो क्या आप उन्हें नहीं बचाने जाओगे? अगर आपको ये चाहते हैं कि आई एम ऑल्सो अ मदर, मेरा बेटा जो है वो मदरलैंड को चूज करे और उसके लिए देखिए पता क्या होता है, शहादत की और एक शहादत की और जिंदा रहने की ना एक कॉस्ट होती है। ऐसा नहीं है कि अगर हम जिंदा हैं तो अभी हम कॉस्ट नहीं पे कर रहे, या जो शहीद हो गए हैं वो कॉस्ट पे कर रहे हैं। शहादत की भी कॉस्ट है, जिंदा रहने की भी कॉस्ट है, हर एक चीज़ की एक कॉस्ट के साथ आते हैं आप। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं शहादत ना हो जाए या कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए, तो आप उस डर के साथ सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर एक होनी चाहिए कि कोई बात नहीं, ठीक है, आई एम अ प्राउड मदर, मैंने अपनी मदरलैंड के लिए उसको सैक्रिफाइस किया है, कोई बात नहीं। और ये जज्बा हर एक मदर में होना चाहिए। और मैं खुद भी ये बोल रही हूँ, आई हैव ओनली सन, कल को वो बोलता है आई विल नॉट हेजिटेट, सीरियसली आई विल नॉट हेजिटेट। आई नो, मुझे नहीं पता उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आई जस्ट डोंट नो, बट अगर उसका मन होगा तो यस, ही शुड गो एंड सर्व हिज मदरलैंड। जी। और ये सर्व वाली जो बात बोली, अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ देखी होगी, चंडीगढ़ में ही आपके होम टाउन में ही उन्होंने बोला टेरिटोरियल आर्मी के लिए वॉलंटियर्स आओ, और भीड़ इकट्ठी हो गई। तो वो जज्बा भी है दुनिया में, ऐसी बात नहीं है, बट हाँ एक डर भी साथ साथ चलता है। मैं वही बोल रही हूँ कि जज्बा और डर दोनों साथ साथ चलेंगे, लाइफ लॉन्ग चलेंगे, एंड ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन डेथ कम्स एट अ कॉस्ट। तो अभी जो इंडिया पाकिस्तान का चीज चल रही है, तो मेरा सवाल डायरेक्ट है आपसे कि इज वॉर अ सॉल्यूशन? अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, वॉर ना कभी एक सॉल्यूशन नहीं होती है। और आपको पता है, मतलब मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ,
ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉर आपको या मुझे नहीं पसंद, सबसे ज्यादा पता है किसको नहीं पसंद? जिसको सरहद पे खड़ा होना है। आपको क्या लग रहा है? वो ये कह रहा है कि नहीं नहीं जल्दी, प्लीज जल्दी आइए, वॉर कराइए, मैं मरे जा रहा हूँ गोलियां चलाने के लिए और दागने के लिए, किसी की जान लेने के लिए या अपनी जान देने के लिए। नो, अभी हम इतनी सारी फोर्सेस को तैनात रखते हैं, क्यों? क्योंकि हम शांति अमन बनाए रखना चाहते हैं। एंड इंडिया इज अ कंट्री जिसकी है ही नहीं कि हम पहले शुरुआत करेंगे। हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी के भी एक ही प्रिंसिपल है, NFU, नो फर्स्ट यूज। हम पहले यूज नहीं करेंगे, कोई करेगा तो फिर उसका जवाब भी दिया जाएगा। अब मैं आपसे ये बोलती हूँ कि अब आप कह रहे हो कि इज वॉर अ सॉल्यूशन? वॉर कोई नहीं चाहता है, लेकिन ऐसी सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं जिसकी वजह से वॉर हो जाती है और करनी पड़ती है ना चाहते हुए। आपको पता है कितना पिंच करता है कि जो रिसोर्स मैं अपने गरीबी हटाओ स्कीम में लगा सकती हूँ या लगा सकता हूँ, या मैं अपने हॉस्पिटल में अपने देश में ये तरक्की कर सकती हूँ या करवा सकता हूँ, वो रिसोर्सेज मुझे कहाँ करने पड़ रहे हैं? क्योंकि मुझे राशन भेजना है, मुझे एम्यूनिशन खरीदना है ना। आप कितना करोड़ों में डीलिंग कर रहे हो, जबकि आपका देश जो भी डेवलपिंग नेशन है, आपको उसको एक ऊंचाई पे पहुंचाना है। आपके कुछ प्लान्स हैं, आपको कुछ कंस्ट्रक्शंस करवानी है, आप नहीं करवा रहे हो, सब कुछ ठप हो गया है। और ना इस वॉर लाइक सिचुएशन के अगर आप अफ्रीका की बात देखें, सोमालिया, रवांडा, ये कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे पोस्ट वॉर इफेक्ट्स ऐसे हैं। आप वहाँ की जनरेशन्स देखिए, वहाँ के बच्चे देखिए, वहाँ की भुखमरी आज तक खत्म नहीं हुई है और वो किसी ना किसी रिलीफ एड पे ही जिंदा हैं। वो किस चीज की कॉस्ट पे कर रहे हैं? देखो ना, यहाँ पे आ गए ना, जिंदा है, कॉस्ट पे कर रहे हैं जिंदा रहने की, लेकिन सर्कमस्टांसेस क्या हैं? इतने वर्स्ट हैं, इतने वर्स्ट हैं कि तो जो वॉर के जो बाद के इफेक्ट्स हैं उसके लिए रेडी होना बहुत जरूरी होता है। वॉर करना इज इजी, उसे सस्टेन करना वेरी डिफिकल्ट, लेकिन उसके बाद उससे रिकवरी पाना। अब आप ये बताएं, वर्ल्ड वॉर 2, एक्सिस पावर, एलाइड पावर, सब ने अपना अपना सिक्का जमा लिया। एट द एंड क्या हुआ कि अब वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होनी चाहिए। नहीं मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अभी तक हम उन वॉर्स के साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल स्कार से ही बाहर नहीं आए हैं। सो सॉल्यूशन एब्सोल्यूट कभी नहीं देख सकते आप। एक नेशन की प्रोग्रेस के लिए कभी भी कोई एब्सोल्यूट सॉल्यूशन नहीं होता है। तो आपको क्या करना होता है कि आपको एक मिडवे निकालना होता है कि ये एक प्रॉब्लम है और इसके एंड्स, वेज एंड मीन्स ये होंगे और अब मुझे इसको मीट कैसे करना है कि थोड़े नुकसान में हम अपना काम कर सकें। वाह, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है हमारी, और आई एम श्योर पब्लिक देख रही होगी तो उनको भी मज़ा आ रहा होगा कि हम एक थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके आ रहे हैं। नॉट बथेरी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, इंडिया पाकिस्तान लड़ रहे हैं, लोग बैठे हैं, जस्ट शोइंग डिफरेंट साइड ऑफ द स्टोरी कि भाई वॉर होने से पहले, वॉर होने के बाद क्या इम्पैक्ट होता है। तो एक और अच्छा दोस्त है इंडिया का, जापान। इतना डेवलप्ड होने के बाद अगर कोई जापान गया होगा तो उसने देखा क्या सुंदर ट्रेन है, क्या खाने के कितने आइटम्स हैं, क्या सब कुछ इतना बेहतरीन बना रखा है, फिर भी वहाँ पे इतना मेंटल स्ट्रेस क्यों है? अब ना इसमें आप एक चीज़ देखें, अगर आप ये सोचते हैं कि सब कुछ पा लेना ही जिंदगी का अंत है और हमारी खुशियों का एक बात सोचें कि आपने यहाँ से, आपको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, या आप मान लें कि आपको यहाँ से भूटान जाना है, जर्नी बड़ी ही टेढ़ी मेढ़ी है। मेरा एंड रिजल्ट हैप्पीनेस का क्या है कि मैं वहां पे पहुंच जाऊं, ठीक है? वहां पर पहुंचने के बाद क्या? दिस इज द क्वेश्चन। आपको जहां पे भी पहुंचना है वहां पे आपको हैप्पीनेस मिलती है। मैं ये नहीं बोल रही आज मेरा कोई गोल है, मुझे वो मैंने पा लिया, मुझे उसकी एक हैप्पीनेस मिली। जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि हैप्पीनेस एंड सैडनेस परमानेंट नहीं है, ये इमोशंस परमानेंट नहीं होते हैं। अब उसके बाद क्या? अब आप एक डेवलप्ड नेशन हो, अब उसके बाद क्या? वहां पे प्रॉब्लम पता है क्या है? आइसोलेशन।
अभी इंडिया में भी अभी क्या बीमारी फैल रही है, आइसोलेटेड रहने की, सिक्लूडेड रहने की, अपना स्पेस, अपना ये, अपना फलाना, अपना धमाका, है ना। तो प्रॉब्लम वहां पे सबसे पहली है आइसोलेशन की। बहुत बहुत अकेले हैं वहां पे लोग, बहुत अकेले हैं। फर्स्ट रीजन जो कि सुसाइड एंड मेंटल हेल्थ को बहुत अंदर ही अंदर ऐसे फैला रहा है कि मैं बता नहीं सकती आपको। सेकेंडली, एक टाइम पे जापान को मैं कहते थे कि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट तो गारंटीड है वहां पे। अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि ना, एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो यंग बच्चों को देते हैं, वो भी टेम्पररी। तो फाइनेंशियल अनरेस्ट बहुत है। और वहां पे ऐसा है कि अगर आप किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में हो या कोई प्रॉब्लम है, आप किसी से शेयर नहीं करोगे। आप सोचोगे कि मर जाना ही बेहतर है देन शेयरिंग विथ एनीवन, क्योंकि वहां पे ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है। बहुत पुअर सिस्टम है। क्योंकि एज अ डेवलप्ड नेशन आप ये सोचो कि हमें अपने मतलब जो ह्यूमंस है ना, अब हम ह्यूमंस के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमंस आर रिसोर्सेस, दे आर नॉट जस्ट ह्यूमंस। व्हाट आर दे ब्रिंगिंग टू द टेबल? अब उनके साथ यहाँ पे क्या दिक्कत होती है कि ओल्ड एज में बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं तो लोग वैसे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं और अपने आप को ना ओपन अप नहीं कर पाते हैं। आप मतलब यकीन नहीं करेंगे, मतलब हम कहते हैं ना कि सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, वहां पे लोगों को एक दूसरे को टच करने में एंजाइटी हो जाती है। टू मेंटेन अ फिजिकल रिलेशनशिप तो एक बहुत बड़ी बात है। मतलब इफ यू वांट टू टच समवन, उसमें ही आप एंजाइटी फील कर रहे हो क्योंकि आप भूल गए हो कि ह्यूमन टच क्या होता है, ओपन अप होना क्या होता है, किसी से बात शेयर करना क्या होता है। तो आप ये देखें, अगर हम इंडिया को देखें एज अ डेवलपिंग नेशन, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। गरीबी भी है, अमीरी भी है, खुशियां भी हैं, बहुत कुछ ऐसे इंटीरियर्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी भी पिछड़ापन है। बट स्टिल मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे सुसाइड नहीं होते। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि अपने मन को खोलते हैं, बात करते हैं, आइसोलेशन में नहीं रहते हैं। अब आप नेबर्स का हाल देखें, मतलब आप अभी भी शिफ्ट हुए हैं, आप बात करते हैं, नीचे जाते हैं, इतनी सब आप ओपन अप हो रहे हैं, आप अपने अंदर ही नहीं रह रहे हैं। वेयर एज देयर आर सोसाइटीज जहाँ पे पता ही नहीं कि नेक्स्ट डोर नेबर कौन है। तो मुझे ऐसे लगता है कि डेवलप्ड हो जाना ही हर एक चीज को पा लेना नहीं होता है, क्योंकि आप डेवलप्ड हो गए हो, अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं बचेगा तो आप वहाँ पे जो ट्रेन्स हैं, जो वहाँ की आबो हवा है, सब कुछ इतना जो आपने तरक्की किया है वो किस लिए? तो आप अपने ह्यूमंस को वैल्यू करें, उनकी मेंटल हेल्थ पे काम करें। मैं कहती हूँ उनके ऊपर एक्स्ट्रा पैसा लगाएं, आप अलग अलग देशों से एक्सपर्टीज बुलाएं और उस चीज को ठीक करें, वहाँ के एनवायरनमेंट को। थोड़ा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। आपको क्या लगता है, इंडिया मेंटली प्रिपेयर्ड है लॉन्ग टर्म वॉर के लिए? अगर आप मेंटली बात करें, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या किसी भी क्विक फिक्स के लिए, मुझे लगता है कि अभी आधी तैयारी तो इस करंट सिचुएशन नहीं करा दी है लोगों को, बहुत ज़्यादा मतलब मीम्स बनाने के लिए भी और बहुत ज़्यादा सीरियस रहने के लिए भी। देखिए क्या होता है, आपको अपने आप को सिक्योर करके चलना है। प्रेपरेशन क्या होती है, मुझे पता है कि बाहर मतलब इस टाइम पर क्या होता है कि बहुत सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, या इस टाइम पर ऐसे होता है। आपको क्या करना है अपनी तैयारी के लिए, आपको अपने आप को सिक्योर रखना है। अब जैसे कि ये जो अटैक हुआ पहलगाम में जो हुआ, उस वक्त फोर्सेस वर नॉट देयर, राइट? एंड वो जो एक वो कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आपको क्या करना है, इंश्योर करना है कि जो हमारी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है टेररिस्ट का, हम उस जगह पे अपनी सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ाएं। क्योंकि आर वी प्रिपेयर्ड और नॉट, वो एक सेकेंडरी चीज़ है। वो कहते हैं ना कि करता मरता क्या ना करता, वो तो आपको एट द एंड करना ही पड़ता है कि अगर आपके ऊपर अटैक होता है लेकिन आपको प्रिपरेशन कैसी रखनी है अपनी, कि जो हमसे गलती आज हुई है वो फ्यूचर में ना हो। तो मुझे लगता है कि उस तरीके से, और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस को, जो लोकल आदमी है उसको भी अपनी हिफाजत कैसे करनी है। अब ये तो नहीं है कि आप डर के मारे दोबारा कभी पहलगाम नहीं जाओगे, जाएंगे, लेकिन इस बार हम थोड़ा सा अपने आंख कान खोल कर जाएंगे। हम रिस्पॉन्सिबल
टूरिस्ट बन के जाएंगे कि अगर कोई हमें हार्म करता भी है तो सेल्फ डिफेंस में आप उसको एक मुक्का तो मारो, आप कुछ तो करो। इफ नोबडी इज अराउंड यू, है ना, उस वक्त नहीं भी है तो आपके पास एक वो तो होना चाहिए ना कि हाँ मुझे अपना ध्यान कैसे रखना है और क्या करना है। तो मुझे ये लगता है कि प्रिपेयर्डनेस इस चीज का नाम है, क्योंकि वॉर रेडी तो मैंने आपको बोला ना वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको अपने आप को सिक्योर रखना है, आपको पता है कि उस वाले हाईवे से जाएंगे तो एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, आप क्यों जाओगे उससे, है ना? या अगर जाओगे भी तो आप अपनी गाड़ी को इतने अच्छे से चलाओगे या इतने ध्यान से चलाओगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो आपको क्या लगता है मैम कि रिलीजन और नेशन एक इंडिविजुअल के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? अगर आप रिलीजन या पर्सनल बिलीफ की बात करते हैं तो कलिंगा वॉर हुई, अशोका द ग्रेट जीते उसे, उसके बाद एक पैसिफिस्ट बन गए और उन्होंने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया और उसे दुनिया में फैलाने की कोशिश की, और श्रीलंका उसका एक बहुत ही रिफाइंड एग्जाम्पल है। उन्होंने अपना बेटा और बेटी है ना संघमित्रा और उसको भेजा था वहां पे, महेंद्र को। अब आप एक बात बताएं, एक ग्रेट एम्परर है, उसको क्या पड़ी है कि मैं ये चीज प्रीच करूं या मैं इसको दुनिया में फैलाऊं, है ना? वो उससे अपने आप को, मतलब वो वाले जो फंड्स लगाए होंगे या वो जो उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई होगी उसको कहीं और डेविएट कर सकते थे और वो अपनी जीत को सेलिब्रेट कर सकते थे। एंड इसमें मैं एक इंडिया का एग्जांपल दूंगी जो बहुत अच्छा है। हमारे फंडामेंटल राइट्स में हम कल्चरल और माइनॉरिटीज और बिलीफ को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि हम सेक्युलर नेशन हैं बट हम अपने रिलीजन और अपने जो भी बिलीफ है उसको पीछे नहीं छोड़ते हैं। लेकिन आपका रिलीजन आपके सर पे हावी नहीं होना चाहिए कि कोई आपको बोले कि यू नो आप ऐसा कर दो तो इससे ये वाले भगवान खुश हो जाएंगे, है ना? तो आपके अंदर उतनी सुध-बुध होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये देखें कि एक इंडिविजुअल के लिए रिलीजन बहुत पर्सनल है। मैं राम को मानती हूँ, आप हनुमान को मानते हो, है ना? सो वो मेरे नेशनल नेशनल ड्यूटी के बीच में नहीं आना चाहिए वो। तो मुझे ऐसे लगता है कि नेशन और रिलीजन दोनों ही अलग अलग बॉक्स में आते हैं। अब जैसे कि आप यूनिफॉर्म की बात करें, आपने यूनिफॉर्म पहनी है, आप कोई टीका नहीं लगाओगे, राइट? आपने कुछ नहीं करना। और अगर आप जाएं, जितनी भी यूनिट्स वगैरह होती हैं वहाँ पे सर्वधर्म स्थल होता है। हम ऐसा तो नहीं है ना कि हम आर्म्ड फोर्सेस का पार्ट है तो हम ये बोलेंगे जी हम तो यहाँ पे धर्म की एक चीज़ नहीं लगाएंगे। वहाँ पे हर एक धर्म के लिए इक्वल रिस्पेक्ट है। वो क्यों है? क्योंकि हम नेशनल ड्यूटी भी कर रहे हैं और हम अपना सबके धर्म को रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि रिलीजन मीन्स रिस्पेक्टिंग एवरीबॉडीज रिलीजन। तो मुझे ऐसे लगता है कि इसलिए इंडिया में वो बैलेंस है, लोगों के बीच में टॉलरेंस है, क्योंकि रिलीजन हमें टॉलरेंस सिखाता है। और नेशन से तो आपकी मदरलैंड है, उसको तो आप हमेशा ही हर एक तरीके से प्यार करोगे ही, है ना? तो इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि ये एक इंडिविजुअल तो है ही, लेकिन अगर आप एक कम्युनिटी में या आप किसी भी नज़र से इसको देखते हैं तो टॉलरेंस मेक्स इट ब्यूटीफुल। अभी हमने ऐसे अभी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ पहलगाम की, तो उसका एक सवाल और एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें लेट नेवी ऑफिसर विजय नरवाल की वाइफ का एक इंटरव्यू चल रहा है और उन्होंने बोला है कि पीस करो, कि हम एक नेशन है, हमारे यहाँ के मुसलमान भी सेम है और इनके साथ में जितना होता है, उन्होंने कुछ ऐसा कुछ स्टेटमेंट बोला और काफ़ी उनको बैकलैश मिला उनको वहाँ से। तो मेरा सवाल आपसे है कि व्हाट मेक्स वुमेन स्ट्रॉन्गर देन मेन? फर्स्टली आई टेल यू, सबसे बड़ा रीजन है उनका स्ट्रांग होने का, दैट दे टॉक एंड दे टॉक अ लॉट। एंड जिसे लोग कहते हैं कि ये गॉसिप करती हैं, एक्चुअली दैट मेक्स देम फील वेरी लाइटर, दैट दे कैन एक्सप्रेस देम। वो कैथारसिस ही तो प्रैक्टिस कर रही है ना,
वो साइकोलॉजिकली कैसे फील अच्छा कर रही है कि यार मैं 2 मिनट इसके बारे में बात कर लूँ, आई फील गुड। उसके मन में कुछ नहीं है, आई जस्ट टॉक अबाउट इट। अब जो ये नेवी ऑफिसर की जो वाइफ हैं, इन्होंने क्या बोला, मुझे इनका कमेंट बड़ा ही वैलिड लगा, और जो कि औरतों को आदमियों से स्ट्रांग बनाती हैं। आज ही नहीं, आने वाली हर एक आप जनरेशन में देखेंगे कि औरतें जो हैं हर तरीके से एक चीज़ को बांध के चलती हैं। जैसे कि उन्होंने बोला उन्हें टेररिस्ट से प्रॉब्लम है, उन्हें वहाँ के लोकल से प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ के जो लोकल मुस्लिम्स हैं उनसे उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें प्रॉब्लम टेररिज्म से है, क्योंकि टेररिस्ट ने उनके हस्बैंड की जान ली है, राइट। तो अगर वो ये कहती हैं, एक बहुत ही बैलेंस्ड व्यू पॉइंट, क्योंकि देखिए उनका तो सब कुछ ही खो गया ना, सब कुछ खोने के बाद भी इतनी करेज की बात एक औरत ही कर सकती है कि कोई बात नहीं, दिस इज माई लॉस, लेकिन इसके आगे मुझे किकबैक कैसे करना है कि प्लीज उन टेररिस्ट को नहीं छोड़ना। और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर बनाया गया कि ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा जो मेन मोटिव है, क्योंकि अगर आप इंडिया की उसकी बात करेंगे जहाँ पे भी उन्होंने अटैक किया है, मेनली उन्होंने जो टेररिस्ट एक्टिविटीज के अड्डे थे उन्होंने उनको ही उड़ाया है, राइट। तो उन्होंने यही तो बोला कि सिविलियन से मुझे दिक्कत नहीं है, जो वहाँ की आवाम है उससे दिक्कत नहीं है, मेरी दिक्कत है वहाँ के टेररिस्ट से। तो मुझे ऐसे लगता है कि दैट मेक्स देम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डिफरेंट फ्रॉम मेन, क्योंकि औरतें एक तो रो लेती हैं, एक्सप्रेस कर लेती हैं, एंड तीसरी सारा रोना धोना एक्सप्रेशन के बाद दे ऑलवेज हैव अ फ्रेश प्लान कि अब मुझे आगे क्या करना है। क्योंकि ना एक और भी चीज इसमें मैं बताना चाहूंगी, कम्युनलिज्म नहीं होता ऐसे, क्योंकि कम्युनलिज्म एक ऐसे तरीके की दीमक है जो बहुत सारे लोगों का जो दिमाग है वो पॉल्यूटेड कर देती है। तो उनकी जो इस टाइम पर ये जो स्टेटमेंट आई है, मुझे तो वो बहुत ही ज़्यादा एक किकबैक प्लान लगा कि ठीक है, दिस इज़ द लॉस, इररिप्लेसेबल लॉस, इसको तो कोई नहीं भरपाई हो सकती, इसके नेक्स्ट क्या। तो मुझे वो अच्छा लगा। इसको थोड़ा सा और इजी बनाता हूँ कि व्हाट इज द फेस ऑफ टेररिज्म। I've never heard a man asking a lady about terrorism, but I'm feeling honored that you asked me this question. देखिए, टेररिज्म ना बहुत ही अलग अलग टाइप का हो सकता है। एक्चुअली ये मुझे समझ नहीं आ रहा था, सो ये सारी जो सिचुएशन हुई इसमें I did a lot of self R&D, you know, कि क्या हो सकता है टेररिज्म। See, terrorism can be religion based, ego based, या religion ये भी हो सकता है कि कोई भी आपका गोल हो सकता है कि मुझे इससे ये गोल अपना पूरा करना है। अब I'll tell you, मतलब एक तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है, मतलब एक आपको एक ग्रुप में ला रहे हैं, एक ऐसी जगह पे ले आए जैसे जैश ए मोहम्मद, वो तो टेररिस्ट को बनाने का एक अड्डा है ना, वहाँ पे उनकी एक पूरी अकेडमी चल रही है। एक तो वो है जहाँ पे आपको बेसिक्स कंसेप्ट सिखाए जाएंगे कि हमारा मुद्दा क्या है, हमें क्या चाहिए, हम कैसे अपनी आवाम को सुरक्षित कर सकते हैं, बम गिराना ही हमारा परम धर्म है, अगर हम मर भी जाएंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यही इसी के लिए ही हमें ये जीवन मिला है। एक दूसरा है ईगो बेस्ड, आपका कोई लेना देना नहीं है ना किसी रिलीजन से, ना कम्युनिटी से, किसी चीज से नहीं। आपको एक इंडिविजुअल या इंडिविजुअल कम्युनिटी से प्रॉब्लम है। आप उस टेररिस्ट ग्रुप का पार्ट क्यों बने हो? क्योंकि आपका एक इंडिविजुअल एम है, ठीक है, आप उस हर्ड का पार्ट हो, लेकिन आपके मन में एक इंडिविजुअल एम है। अब तीसरा क्या है जिसमें आपने देखा होगा कि मासूम बच्चे या मासूम औरतें या आदमी भी टेररिस्ट बन सकते हैं। अब मान लें कि किसी भी आप औरत को या आदमी को, बच्चे को बोलें बहुत गरीबी है, कुछ है नहीं आसपास, लेकिन आप उसे ब्राइब कर दें कि मैं तुम्हें 500 रुपये दे दूंगा, और उसकी जेब में एक आना नहीं है। आपने ये जो चीज़ है ये यहाँ से उस बस में ले जाकर रखनी है, तो क्या वो बच्चा या वो औरत या वो आदमी भी हो सकता है? तो क्या उसने एक टेररिस्ट एक्टिविटी का वो पार्ट नहीं बन गया?
है ना, बन गया है ना वो। तो मुझे ऐसे लगता है कि टेररिज्म का जो फेस है ना वो हर एक इंसान के लिए बहुत डिफरेंट है। अब यू नो मैनी असैसिनेशंस जो भी हुए हैं उसमें हर किसी का या तो कोई इंडिविजुअल गेन रहा है या कलेक्टिव गेन रहा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि टेररिज्म को इरेडिकेट तो नहीं आप कर सकते, ये एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी पे चलता है, क्योंकि हमें किसी को हार्म पहुंचाना है, उस हार्म से हमें अच्छा फील हो रहा है। तो मैं टेररिज्म को ऐसे देखती हूँ कि ये किसी भी टाइप का हो सकता है और वो हार्म पहुंचाएगा ही, चाहे जो भी उसके सामने है। और देखिए वो इंसान ये सोच रहा है कि मेरा इंडिविजुअल क्या है कि मुझे खाना मिल जाए, ये एक सामान या एक बॉम्ब ही तो वहां रखना है ना, कोई बात नहीं, मैं खाना खा लूं, है ना। तो ये सबके मॉरल्स पे डिपेंड करता है इंडिविजुअल के कि आप उस वक्त क्या चूज करते हैं। एक आखिरी सवाल हमारा आज इस बातचीत का, और थोड़ा इसमें हम क्लैरिटी लेके आएंगे, पब्लिक को नहीं पता कि सर्जिकल स्ट्राइक और वॉर में डिफरेंस क्या है। सर्जिकल स्ट्राइक क्या है? आपके ऊपर हमला होता है आपके किसी पार्ट में, जैसे अभी पहलगाम में हुआ, आपने जैसे उड़ी पे हुआ है ना, पुलवामा में भी हुआ, एक पार्ट में हुआ। अब उसके बाद आपने क्या किया है, उसके लिए आपने एक स्ट्राइक की है कि आप क्या कर रहे हैं, कुछ टेररिस्ट की जहां पे भी आपको लगता है कि एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं, आपने वहां पे एनकाउंटर्स करने हैं, ठीक है। ये हो गया छोटे पैमाने पे, अपने लेवल पे आप इस चीज को हैंडल कर रहे हो, okay. ठीक है। जैसे बच्चे की स्कूल में लड़ाई हो गई है, उसको किसी ने 4 मुक्के मारे, उसने उसको 6 मुक्के मार दिए, उसने अपने लेवल पे इस चीज को हैंडल कर दिया विदाउट इन्वॉल्विंग टीचर और प्रिंसिपल और अदर किड्स अलोंग, राइट। ओके। अब वॉर क्या है? अब वहां से मल्टीपल अटैक्स हो रहे हैं हर जगह, क्योंकि हम एक बिल्कुल अनडिक्लेयर्ड वॉर में इन्वॉल्व थे, वो डिक्लेयर्ड होते होते सीज फायर हो गए। अब आप क्या कर रहे हो कि आपको अब हर जगह अपने आप को चौकन्ना रखना है, एयर में भी, लैंड पे भी और सी में भी, है ना। अब वो स्ट्राइक सिर्फ एक पर्टिकुलर सिर्फ जगह पे नहीं हो रही है, वो एयर में भी है, लैंड में भी है, सी में भी है। तो अब किस चीज में कन्वर्ट हो गई है, वो फुल फ्लेजेड वॉर में, जिसमें अब सब लोग इन्वॉल्व हैं जी, सबके सब, जितने भी आ जाए वो भी, बल्कि अब कॉमन मैन भी इन्वॉल्व है कि भैया तुम भी आओ और तुम भी जितना हेल्प कर सकते हो करो। तो अब उस बच्चे ने, स्कूल के बच्चे ने किसको इन्वॉल्व कर लिया है? टीचर को भी कर लिया है, प्रिंसिपल को भी कर लिया है, और जो संगी साथी हैं उनको भी कर लिया है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ सर्जिकल स्ट्राइक एंड अ वॉर। एक चीज और पूछनी थी मुझे आपसे कि एंटी डिप्रेशन प्लान फॉर द ऑडियंस जो आप हमने बैक स्टेज में बात की, ये एग्जैक्टली है क्या? देखिए, अगर हम किसी भी माध्यम से, पॉडकास्ट, न्यूज़, किसी भी तरीके से हम ये पूछना चाहते हैं किसी से कि ये प्रॉब्लम है, तो हमेशा हम कंक्लूजन इसी से ही करना चाहेंगे कि अब आपने सारी प्रॉब्लम्स बता दी, अब सोल्यूशन तो बता कर जाओ कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो इसका सोल्यूशन ये होता है, अगर आप कमांडमेंट्स की बात करें, हर किसी की ना एंटी डिप्रेशन की कुछ कमांडमेंट्स होंगी कि ये होगा तो मैं ऐसे उसको किक बैक करूंगी या करूंगा। शेयर, जो आपके मन में है उसे शेयर करें। यू नो, कुछ तो लोग होंगे आपके कि जिसके साथ आप शेयर कर सकते हो, नॉट विथ एवरीवन। कहते हैं ना कि हर किसी को हमारे बारे में पता होना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ तो आपके होंगे राजदार कि जिसके साथ आप शेयर कर सकते हो एंड यू कैन फील बेटर, क्योंकि आप किसी और को चेंज नहीं कर सकते, यू कैन जस्ट शेयर एंड मूव ऑन। एंड दूसरी बात ये होती है इसमें सबसे ज्यादा, जो कि हमने जापान का भी एक एग्जाम्पल किया, आप ज्यादा आइसोलेशन में मत रहो। हम जितने सिक्लूडेड रहेंगे, जितने हम टच मी नॉट वाले जोन में रहेंगे, हम उतने सिक्योर रहेंगे नहीं। आप घुलो मिलो, बात करो। आपको पता है, एक किताब भी आपकी फ्रेंड हो सकती है। कहते हैं ना, बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो आपका मन नहीं लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, आप कोई किताब उठा लो। कहते हैं ना कि हमें दिन में एक ऐसा टाइम आना चाहिए जिसमें हम एक कोई भी एनकरेजमेंट वाली बुक पढ़ें, कि हम कुछ तो पढ़ें या कोई मूवी देख लें। और समटाइम्स क्या होता है, जस्ट गो टू स्लीप। ठीक है, दिस इज द थिंग, आई विल गेट बैक टू दिस प्रॉब्लम, लेट मी बी इन दिस जोन। एंड सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है,
हम ना किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अगर हमें किसी चीज़ का बुरा लगा है ना, हम अपने आप को पता है क्या बोलेंगे, जो आजकल यंगस्टर्स में होता है, नहीं मुझे बुरा लग नहीं रहा है, मुझे बुरा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? साइकोलॉजिकली अगर आपके हाथ में मैं कोई कट मार देती हूँ तो क्या आपको दर्द नहीं होगा? हो रहा है ना, तो फील दैट पेन, आप उस दर्द में रहो, कोई बात नहीं, एंड उसके बाद गेट बैक टू नॉर्मलसी कि हाँ चलो जी अब हम नॉर्मल हो गए हैं। तो इस तरीके से मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप शेयर करते हैं अपने आप को एक नॉर्मल, अपने इमोशंस को अगर आप बेहतर तरीके से जज कर लें, उन्हें पहचान लें, उन्हें चैनलाइज कर लें, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। और यू नो व्हाट, समथिंग, acceptance leads to problem solving. Accept it. I am in a kind of a depression. I am going through tough phase. This is it. And मुझे लगता है कि घरों में आप जितना ज़्यादा एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बातचीत का रखेंगे, उतने ज़्यादा लोगों में क्लैशेस कम होंगे। एक्चुअली आजकल ना नई प्रैक्टिस आई हुई है जो लोग करते हैं टू सिक्योर देमसेल्व्स। आपकी कोई बातचीत हुई किसी से, कोई खटपट हो गई, आप बात नहीं कर रहे, फिर आप कुछ दिन बाद ऐसे प्रिटेंड करते हो, ओह हमारे बीच में तो कुछ हुआ ही नहीं। आप कभी ना रिजॉल्व नहीं करना चाहते। तो मुझे लगता है रिजॉल्व, एक्सेप्ट एंड रिजॉल्व, एक्सेप्ट एंड रिजॉल्व, क्योंकि हम ह्यूमन इमोशंस को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। और जब आप वैल्यू नहीं देते हैं देन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स अराइज। एंड ये जो स्कर्मिशेस होते हैं ना नेशंस के बीच में, ये यही होते हैं, बिट बाय बिट आपके वो जो अंदर का उबाल है वो फिर धीरे 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 निकलता है। मैम जाते जाते आप पब्लिक को 1 मिनट में कुछ बोलना चाहोगे जो भी अभी देश में चल रहा है, और आप उसको कैसे देखते हो? नेशन में जो भी हो रहा है, कभी कोरोना का भी टाइम था, अभी ये वाला भी टाइम है जी। हम सब ने कलेक्टिवली ये टाइम देखा है और हमने उससे बाहर आए हैं, राइट? कोई भी सिचुएशन हो उसमें आई थिंक पैनिक करना इज नॉट द सोल्यूशन। इनिशियल पैनिक होता है, इट्स ओके। उसके बाद आपको अपने आप को क्या करना है, आपको अपने आप को रीओरिएंट करना है। अब कोरोना आया, किसको पता था क्या होता है ये, कि हमने कितना, मतलब दैट वाज आल्सो अ फेज ऑफ डिप्रेशन कि आप घर में लॉक्ड हैं, बंदे मर रहे हैं, आपको नहीं पता कि ये हवा भी चल रही है तो ये ठीक चल रही है कि मुझे इस हवा के छूने से भी कोरोना हो जाएगा, है ना? तो अभी ये जो वॉर लाइक सिचुएशंस होती हैं या जब देश में अनरेस्ट होता है, देखिए ये कुछ चीज़ें ना हमारी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल हैं। अगर आप ये सोचें ना कि आज ये चीज़ ख़त्म हो गई है या थोड़ी देर के लिए सीज हो गई है तो आगे नहीं होगी, पहले तो आप ये इस जोन में ना रहें कि मैं आंखें बंद कर लूँ तो सब कुछ ठीक ठीक है और जैसे ही आंखें खोलूँ तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम्स विल ऑलवेज बी देयर, और जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं उनके लिए हमेशा रहती है। और अभी जो नेशन है, हम लोग हैं, हम एक स्ट्रगलिंग फेज में हैं, हमें भी बहुत काम करना है उस लेवल पे पहुंचने के लिए, राइट? जिस देश में अभी भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लग रहा हो और अभी भी कन्या भ्रूण हत्या महापाप है, हमें अभी भी समझाना पड़ रहा है दुनिया को, तो आप खुद सोचिए कि हमें बेसिक्स पे कितना काम करना है ना? वो चीज़ें भी अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं, धीरे धीरे कम हो रही हैं। सो ये जो सिचुएशंस हैं इसमें मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप एब्सोल्यूट में मत जाए, क्योंकि एब्सोल्यूट में जीना ही एक बहुत बड़ा मिथ है। आप थोड़ा सा लाइफ को न्यूट्रलाइज होकर जिए कि ठीक है ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, अभी फिलहाल के लिए सीज हो गया है, अगर फ्यूचर में कुछ होता है विल सी टू इट, बट जो पैनिक हमें अभी हुआ वो हम तब नहीं होंगे, वी विल बी स्मार्ट इनफ टू डील विद द सिचुएशन। ब्रिलियंट मैम, थैंक यू सो मच, आप आए और आई एम श्योर पब्लिक ये हमारा पॉडकास्ट देख के कुछ ना कुछ घर लेके जाएगी। हमने काफ़ी ऑलमोस्ट सारी बातें करी हैं, वॉर से लेके इसके इम्पैक्ट से लेके इमोशनली, मेंटली, एक फ़ौजी की फैमिली, फ़ौजी, सबको लेके हमने एक बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे बातें करी हैं। और थैंक यू, आपने अपना विजडम शेयर किया हमारे साथ में, और हम एक बार दोबारा बैठेंगे और किसी और नई टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन मैम।